नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कोविड अवेयरनेस सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वीडियो को जिस तरह से आपने देखा, सराहा, कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा था कि 3-4 दिन में दूसरा वीडियो आ जाएगा, पर शायद 6-7 दिन हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि मैं वैक्सीन वाले हिस्से पर डिटेल में चाह रहा था कि चीज़ें समझ लूँ, आपको समझा सकूँ, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, ना मैंने साइंस में PhD किया है, ना MSc किया है। तो मुझे लगा कि इसमें एक तो ऑथेंटिसिटी ज़रा भी ब्रेक ना हो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए, गहराई से पढ़ना चाहिए। फिर पढ़ते पढ़ते वैक्सीन पे इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो अंत में मैंने आज डिसाइड किया कि वैक्सीन को एक के बजाय 2 हिस्सों में बांट के चलते हैं, ताकि बहुत मुश्किल ना हो समझना। और इस प्रोसेस में 2 डॉक्टर्स से मैंने बहुत मदद ली, जिनसे मैंने कई घंटों तक अपने डाउट्स पूछे, कई सवाल पूछे। तो उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनमें से एक है डॉक्टर सुप्रभा श्रुति, जो दिल्ली के BL कपूर में जो इंटेंसिव केयर मेडिसिन है उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन कर रही हैं, और एक डॉक्टर प्रसून भास्कर, जो जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में अभी MD कर रहे हैं, और ये पिछले 1-1.25 साल से कोरोना के बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं। तो मैंने उनसे कई कई घंटों बात की, क्योंकि वो मेरे परिवार के हिस्से हैं। और अब मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात करने की स्थिति में हूँ कि जो इन्फोडेमिक बनने का खतरा है इस पेंडेमिक के, उसको कम करने में हम जो भूमिका निभा सकें निभाएं। तो आज का जो वीडियो है वैक्सीन से जुड़े कुछ पक्षों पर है कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगाएं, इसको लेकर जो बहुत डर लोगों के मन में है उसको दूर करने के लिए। एक दूसरा हिस्सा ये है कि कौन सी वैक्सीन, जैसे हम कहते हैं कि भारत में अभी जो वैक्सीन हैं, कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, अब स्पुतनिक भी भारत में आ रही है, कुछ और वैक्सीन बन रही हैं, कल को फाइजर भी आई जाएगी, मॉडर्ना भी आएगी। इन सारी वैक्सीन के बनने का प्रोसेस क्या है, ये कैसे कैसे अलग वैक्सीन हैं, एक वीडियो उसके बारे में है, उसको हम अलग से करेंगे। आज वैक्सीन से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं जो लोगों की हैं, लोग जो डरे हुए हैं कि हम वैक्सीन लगवाएं नहीं, उसके बारे में जितने इश्यूज हैं उससे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। देखिए, जो पिछला वीडियो था उस पर जो कमेंट्स आए, उन कमेंट्स को हमारी टीम ने मुझे कंपाइल करके भेजा। उसके बेस पर मैंने तय किया कि हमें क्या क्या इसमें पॉइंट्स रखने चाहिए। एक व्यक्ति ने तो मुझे मैसेज किया, उस पर कमेंट किया, जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा हमारी टीम ने। उसने कहा कि क्या आप गारंटी लेते हैं कि मैं वैक्सीन लगवाऊं अपने पेरेंट्स को? अगर पेरेंट्स को वैक्सीन लगवाई और उन्हें कुछ हो गया तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, गारंटी लेने को तैयार हैं? तो मैं बड़ा घबरा गया इस प्रश्न से। तो मैं सबसे पहले आपको ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि आज के वीडियो का सार ये है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वैक्सीन से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी वजह यह है, मैं अंत में फिर समझाऊंगा, कि वैक्सीन एक हेलमेट की तरह है, वैक्सीन एक सीट बेल्ट की तरह है। आप पाएंगे कि कार में जितने लोग सीट बेल्ट लगाते हैं और जितने लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, एक्सीडेंट होने की स्थिति में सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले के मरने के या चोटिल होने की संभावना कई गुना ज्यादा है। और सीट बेल्ट अगर लगाई है तो 99% संभावना आमतौर पे होती है कि जीवन तो बच ही जाएगा, अगर साथ में एयरबैग्स भी गाड़ी में है तो। इसके बावजूद सीट बेल्ट बनाने वाली कोई भी कंपनी, एयरबैग्स बनाने वाली कोई भी कंपनी गारंटी नहीं दे सकती कि सब बच जाएंगे। मामला सिर्फ इतना है कि बिना हेलमेट के एक्सीडेंट हुआ तो मरने की संभावना शायद 50% है, हेलमेट है तो मरने की संभावना शायद 0.5% है। आपको सिर्फ ये तय करना है कि आप कितनी संभावनाओं में खेलें। जहाँ तक गारंटी की बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने वैक्सीन लगवाया है। मैंने अपने पिताजी को, अपने फादर को वैक्सीन लगवाया है। मेरी पत्नी जो कई साल से डायबिटिक हैं, उसको वैक्सीन लगवाया है। अपने परिवार में जितने सीनियर्स हैं सबको वैक्सीन लगवाया है, सबसे निवेदन कर करके वैक्सीन लगवाया है, और सब ठीक है। ये गारंटी मैं ले सकता हूँ कि मैं अपने घर में, अपने परिवार में जितने लोग हैं सबको लगवाया है या लगवाऊंगा जब उनका नंबर आएगा। उससे ज़्यादा गारंटी कोई कैसे ले सकता है। जो बाकी प्रश्न हैं, कुछ लोगों ने पूछा कि इमरजेंसी अप्रूवल क्यों दिया वैक्सीन को, ऐसी क्या मारामारी थी, तो दवाई कंपनियों का कुछ जाल लगता है। कुछ ने कहा कि इतनी कम एफिकेसी भारत के वैक्सीन की क्यों है, फाइजर मॉडर्ना 95%, 94%, यहाँ 60, 70, 75% चल रहा है, ऐसा क्यों है। कुछ लोगों ने कहा कि साइड इफेक्ट जो दिख रहे हैं कि वैक्सीन लगवाते हैं लोग, उसके बाद बहुत दिक्कतें होती हैं, कुछ तो उससे डरते हैं। मेरे एक दोस्त ने हाल ही में वैक्सीन लगवाया और उसके बाद जो उसको फीवर वगैरह हुआ तो वो इतना घबरा गया। उसने लिखा मैसेज में मुझे कि एक बार तो ऐसा लगा कि वैक्सीन लगवा के खुद ही आफत को बुला लिया,
इससे बढ़िया वैसे ही ठीक चल रहा था, कहीं इसी से ना कुछ हो जाए। ये जो घबराहट होती है ये क्यों है? AEFI का मतलब होता है एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन लगवाने के बाद जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, इवेंट्स आते हैं, वो क्या होते हैं, एडवर्स इवेंट्स क्या हैं, उसकी स्टडीज क्या हैं, वो देखेंगे। कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाया, उसके बाद उनकी मौत हो गई। और मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि कुछ डॉक्टर्स ही वैक्सीन लगवाने के बाद भी इन्फेक्ट हुए, उनकी डेथ हो गई। ऐसा क्यों हुआ? अगर वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग मरेंगे तो फिर उस पर क्या भरोसा जमेगा? वैक्सीन लगवाने के बाद फिर से कोविड किसी को क्यों हो जाता है? ऐसे केसेस बहुत सारे हैं। अगर किसी को कोमॉर्बिडिटीज हैं, यानी कि अन्य बीमारियां हैं, डायबिटीज है, मतलब बीपी है, हाइपरटेंशन है, ये सब है, तो वो लोग वैक्सीन के मामले में क्या करें? ये सवाल कई लोगों ने पूछा। फिर ये है कि किन लोगों को वैक्सीन अवॉइड करना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, ऐसे कौन लोग हैं जो वैक्सीन ना लगवाएं, एक बार उसका भी आइडिया मिल जाना चाहिए। और अगर कोविड हो चुका है तो उसके बाद वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, कोरोना हो ही गया तो वैक्सीन लगवाएं या उसके बिना काम चल जाएगा, ये प्रश्न कई लोगों ने पूछा। और अंतिम कुछ अदर डाउट्स, छोटे मोटे डाउट्स और भी हैं जिनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये लगभग 7, 8, 9 डाउट्स हैं जो हम देखेंगे। कोशिश करते हैं कि 1 घंटे के अंदर सारी बातें हमारी हो जाए। सबसे पहली बात यह कि इमरजेंसी अप्रूवल इन वैक्सीन को क्यों मिला है और क्या इस बात से घबराने की जरूरत है कि इमरजेंसी अप्रूवल मिला है? देखिए, जो अप्रूवल होता है किसी वैक्सीन का, वो आमतौर पे हर देश में एक संस्था होती है। जैसे अमेरिका में FDA नाम की संस्था है जिसको बोलते हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। FDA है, सॉरी, FDI नहीं, FDA इसका नाम है, तो इसको ठीक भी कर लेते हैं, FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और भारत में जो संस्था है उसका नाम है CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। ये संस्था तय करती है कि कौन सी दवाई, कौन से वैक्सीन को परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी है। ये लोग जब अप्रूवल देते हैं तो अप्रूवल 2 तरह के होते हैं। एक अप्रूवल होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड अप्रूवल, वैक्सीन की बात अभी हम कर रहे हैं, दवाइयों पर भी अप्लाई होता है। दूसरा अप्रूवल होता है इमरजेंसी अप्रूवल, और इसको EUA बोलते हैं, इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन कहते हैं। कि इमरजेंसी में हम आपको ये दे रहे हैं अप्रूवल कि अगर कोई इमरजेंसी का मामला हो तो यूज कर लीजिए, लेकिन जनरल ट्रेंड में, जनरल नॉर्म्स में अभी हमने इसको फाइनली परमिट नहीं किया है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? किसी वैक्सीन के डेवलपमेंट के बहुत सारे चरण होते हैं, बहुत सारे फेज होते हैं। उनमें से एक होता है फेज 3। फेज 3 की रिपोर्ट्स आ जाने के बाद, चेक हो जाने के बाद यदि हो तो वो है स्टैंडर्ड अप्रूवल। लेकिन यदि फेज 3 की रिपोर्ट्स या स्टडीज पूरी होने से पहले अगर किसी को अप्रूवल देते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो इमरजेंसी अप्रूवल है। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। दूसरी बात, इमरजेंसी अप्रूवल टेम्परेरी होता है, यानी इसको वापस लिया जा सकता है। अगर सरकार को बाद में लगे, इस अथॉरिटी को बाद में लगे कि इसमें दिक्कत ज़्यादा है, तो वह अप्रूवल को वापस ले सकती है और कैंसिल कर सकती है। जबकि स्टैंडर्ड अप्रूवल आमतौर पर स्थायी प्रकृति का है, परमानेंट नेचर का होता है, क्योंकि इसमें पहले इतने टेस्ट हो चुके होते हैं। आमतौर पर इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है केवल तब जब एपिडेमिक या एंडेमिक चल रही हो, या पेंडेमिक चल रही है, सॉरी, एंडेमिक तो नहीं, एपिडेमिक या पेंडेमिक, यानी कि महामारी या वैश्विक महामारी चल रही हो, किसी एक देश में या दुनिया भर में महामारी चल रही हो तो होता है। और इसकी वजह ये होती है कि उस समय उतना समय नहीं है कि हम पूरे टेस्ट करने के बाद अप्रूवल दें। जरूरी होता है कि तुरंत अप्रूवल देकर जितनी जानें बचाई जा सकती हैं उतनी जानें बचा लें। तो अगर थोड़ा सा ये समझ लें कि फेज 3 का मतलब क्या है, तो ये कंसेप्ट और स्पष्ट होगा और दबाव आपके मन पर अगर है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कोई वैक्सीन जब बनती है तो वैक्सीन के डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं? आपको ये बात जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक वैक्सीन को डेवलप करने में सामान्यतः 10 से 15 साल का टाइम लगता है। उससे कम में वैक्सीन बनती नहीं है। लेकिन अब आपात स्थिति है, इमरजेंसी है, तो करें क्या? तो कैसे 10 से 15 साल लगते हैं? उसमें क्या स्टेजेस हैं? पहला हिस्सा हम मान सकते हैं प्री ह्यूमन ट्रायल्स, यानी जब तक ह्यूमन बींग्स पे ट्रायल नहीं होता, मनुष्यों पर ट्रायल्स नहीं होते, मनुष्यों पर ट्राई करके नहीं देखते हैं, तब तक का हिस्सा है प्री ह्यूमन ट्रायल्स। इसके 2 हिस्से हैं। पहले को बोलते हैं लेबोरेटरी स्टेज, इसको एक्सप्लोरेटरी स्टेज भी कहते हैं। और इसमें करते क्या है कि अभी लेबोरेटरी के लेवल पे काम चल रहा है। आमतौर पर 2-3 साल इसमें लगते हैं। और इसमें वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं कि ऐसे एंटीजेंस की खोज करते हैं जो कभी ना कभी भविष्य में मनुष्य को, मानव सभ्यता को परेशान कर सकते हैं।
या ऐसे एंटीजेंस जो कोई महामारी पैदा नहीं कर रहे लेकिन हाँ वो मानव समाज को परेशान करते हैं, सीमित मात्रा में करते हैं, ऐसे एंटीजेंस की खोज करना। एंटीजन क्या होता है मैंने पिछली बार हल्का समझाया था। अगले वीडियो में जब वैक्सीन को डेवलप करने का पूरा मैकेनिज्म समझेंगे, तकनीक, तब विस्तार में समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझिए, जो बीमारी फैलाने वाली चीज़ है उसको बोलते हैं एंटीजन। उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर जो चीज़ पैदा होती है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। अभी के लिए इतना समझना है। तो किसी एंटीजन को स्टडी करना पहला हिस्सा, उसको बोलते हैं लेबोरेटरी स्टेज या एक्सप्लोरेटरी स्टेज। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ एनिमल्स पे ट्राई करते हैं। एनिमल्स कौन से? जिन एनिमल्स का जेनेटिक स्ट्रक्चर मनुष्यों के नज़दीक है, मनुष्यों के जैसा है। जैसे बंदर है, जैसे चूहा है, इनका जेनेटिक स्ट्रक्चर मनुष्य से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स आमतौर पर इन पे होते हैं। इससे हमें ये अनुमान होता है कि प्रोबेबल ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्स किसी वैक्सीन का उन पे होता है या दवाई का उन पे होता है, लगभग वैसा रिस्पॉन्स मनुष्यों पर भी होता है। इसलिए मनुष्यों पर दवाई या वैक्सीन ट्राई करने से पहले कुछ एनिमल्स पर ट्राई करने का नियम है। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बने हुए हैं इसके लिए। उन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के माध्यम से ही सारे प्रयोग होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए एक एंटीजन तय हो गया। अब उस एंटीजन के लिए हम टिश्यू कल्चर से, सेल कल्चर से उस एंटीजन को बनाते हैं और उससे वैक्सीन का बेसिक मतलब हुआ एंटीजन की ही हल्की सी डोज किसी शरीर में डाल देना, ताकि शरीर का इम्यून सिस्टम अपने आप उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना ले। ये बात मैंने पहली क्लास में समझाई थी, आज फिर समझा रहा हूँ, हल्का सा समझ लीजिए। बीमारी से लड़ता हमारा शरीर ही है, हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र जो है वही लड़ता है। होता सिर्फ इतना है कि जब कोई शत्रु पहली बार आता है, अब उस शत्रु से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तो बननी ही बननी है, शरीर बनाएगा। लेकिन कभी कभी शत्रु इतना तेज होता है कि जब तक हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है तब तक वो हमारे सिस्टम को फेल कर देता है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है या लंग्स फेल जैसे कोरोना में हो जाते हैं। एंटीबॉडीज सही समय पर बन जाएं तो वो एंटीजन को यानी कि दुश्मन को मार देंगी। बस एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है, आमतौर पर लगभग 14 दिनों का ठीक से बनने में। और यदि 14 दिनों के अंदर कोई इन्फेक्शन हमारा जीवन छीन सकता है तो ये खतरा होता है कि पहली बार जब भी हमला होगा हम एंटीबॉडीज के माध्यम से उससे जूझ नहीं पाएंगे, उसमें हमारी मौत हो सकती है। ये कोविड-19 खतरनाक इसीलिए है कि ये 14 दिनों का समय नहीं देगा, उससे पहले ही काम तमाम कर देता है, इसलिए ज़्यादा रिस्की है। तो हम क्या करते हैं, एनिमल्स को वो सब प्रयोग करके देखते हैं कि उनकी एंटीबॉडीज इतनी बनी या नहीं बनी, और फिर जब वैक्सीन लगाते हैं उनको एंटीबॉडीज बनती हैं। उसके बाद जो असली एंटीजन है फिर उससे संपर्क करवाते हैं, ताकि देखें कि जब वास्तविक दुश्मन आया तो उनके अंदर जो पहले से एंटीबॉडीज बन गई थी उन्होंने काम किया या नहीं किया। इस स्टेज को बोलते हैं ट्रायल्स ऑन एनिमल। आमतौर पे ये भी 2-3 साल तक चलने वाली स्टेज है। फिर शुरू होते हैं ह्यूमन ट्रायल्स। और ह्यूमन ट्रायल्स करने से पहले उस कंपनी को फिर सरकार को बताना पड़ता है कि हमारे ये टेस्ट अब तक हुए हैं, इतने रिपोर्ट्स हैं। और मान के चलिए कि अगर 100 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं तो 100 में से 60-70 कंपनियां तो यहीं आके फेल हो जाती हैं, क्योंकि यहीं तक वो सफल नहीं हो पाते, यहीं तक उनके प्रयोग सफल नहीं हो पाते, तो मामला खत्म हो जाता है। कुछ ही कंपनियां आगे बढ़ पाती हैं। फेज 1 ट्रायल में क्या होता है, अब मनुष्यों पर ट्रायल हो रहा है। सबसे पहले लगभग 100 से कम, 20 से 80 के बीच में संख्या होती है, जिसमें हम सब्जेक्ट्स चुनते हैं, उन मनुष्यों को, व्यक्तियों को चुनते हैं जो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने को तैयार हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो हैं उन पर हम प्रयोग करते हैं, उनको हम जो वैक्सीन हमने बनाया है उस वैक्सीन को लगा के देखते हैं, फिर स्टडी करते हैं साइड इफेक्ट्स क्या हैं, एंटीबॉडीज बनी या नहीं बनी। और ये हमेशा एडल्ट्स होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ तक कि अगर वैक्सीन बच्चों के लिए बन रही है तो भी पहले उसका प्रयोग एडल्ट्स पे ही होता है फर्स्ट फेज में, ताकि बच्चों पर कोई गड़बड़ हो इससे बढ़िया कि पहले हम बड़ों के स्तर पर चेक कर लें कि वो कितना रिस्क है। और बड़े क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी डेवलप्ड होता है तो ज़्यादा संभावना होती है कि वो किसी साइड इफेक्ट को झेल लेंगे। बच्चों के मामले में थोड़ा चिंता ज़्यादा होती है। जब पहले फेज़ की रिपोर्ट्स आ जाती हैं और उन रिपोर्ट से लगता है कि चीज़ें एकदम दुरुस्त हैं, तब फेज़ 2 की परमिशन मिलती है। और फेज़ 2 में क्या करते हैं, फेज़ 2 में अब हम कुछ 100, कभी 400, कभी 500, कभी 800 ऐसी संख्याएं लेके उतने व्यक्तियों पर प्रयोग करते हैं। और सेकेंड फेज़ में क्या करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों को लेते हैं जो रिस्क ग्रुप में हैं। जैसे हमने कोरोना की वैक्सीन का प्रयोग किया तो उसमें जो डायबिटिक्स हैं, जो हाइपरटेंशन या हाई बीपी वाले लोग हैं, उन सबको फेज़ 2 में ज़रूर लेते हैं,
जिन जिन व्यक्तियों के बारे में अनुमान है कि उन पर खतरा ज़्यादा हो सकता है, उनके कुछ सैंपल फेज़ 2 में ज़रूर लेते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि किस किस तरह की बीमारी वाले व्यक्ति को ये वैक्सीन सूट करती है, किसको सूट नहीं करती है। इस चीज़ को स्टडी करना होता है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि इसमें जो डोज कितनी होनी चाहिए, इंटरवल कितना होना चाहिए, कितनी कितनी डोज के इंटरवल पे कितना कितना एफिकेसी या कितना कितना प्रभाव उसका दिखाई पड़ता है। इस तरह के परीक्षण होते हैं। एक शब्द लिखा है प्लेसिबो, मैं भी इसकी व्याख्या करूंगा, अभी आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। ठीक, जब फेज 2 भी हो गया तो फेज 2 में ये पता लग जाता है कि जितनी प्रसिद्ध बीमारियां हैं उन बीमारियों के पेशेंट्स पर इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट कितना है या नहीं है। क्योंकि जब वैक्सीन देते हैं उसके बाद कुछ महीनों तक वेट करते हैं, उनके रिस्पॉन्सेस को नोट करते हैं, उसके बाद जाके निष्कर्ष निकलता है। फिर शुरू होता है फेज 3, और फेज 3 का मतलब है एक बड़ी पॉपुलेशन पर, और बड़ी पॉपुलेशन का मोटा मतलब ये होता है सेवरल थाउजेंड्स, यानी कि ये कुछ हजार, 5,000 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। इतने सारे ह्यूमन बींग्स पर प्रयोग करते हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में हम प्रयोग करते हैं, तब उसको बोलते हैं फेज 3। और हर व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री बनती है, किस दिन वैक्सीन दिया गया, उसको पहले क्या क्या बीमारियां थी, क्या नहीं थी, फिर उसका रिस्पॉन्स सारा जज करते हैं कुछ दिनों तक। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फेज 3। फेज 3 का बेसिक पर्पस होता है कि जो रेयर साइड इफेक्ट्स हैं उनको जानना, क्योंकि फेज 2 में सामान्य साइड इफेक्ट्स पता लग जाते हैं। क्योंकि आपने 500 या मान लीजिए 800 लोगों को चुना, उन 800 में से आप क्या करेंगे, कम से कम 20, 25, 50 डायबिटीज वाले लोगों को चुन लेंगे, कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं, कुछ बूढ़े, कुछ जवान लोग। हाइपरटेंशन, बीपी वाले कुछ को चुन लेंगे, कुछ कैंसर के पेशेंट को चुन लेंगे। जो जो प्रसिद्ध बीमारियां हैं, जो बीमारियां आमतौर पर दिखती हैं, उनके पेशेंट्स को एक ठीक ठाक संख्या में जरूर लेते हैं, ताकि हम ये बता सकें कि कौन सी बीमारी में इस वैक्सीन का असर कैसा होता है। ये सेकेंड फेज में हो चुका होता है। थर्ड फेज में तो कई हजार पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई बहुत रेयर साइड इफेक्ट भी हो ना, वो भी पता लग जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि रेयर साइड इफेक्ट कोई रह जाए और वो बाद में जब दवाई बाजार में आ जाए, वैक्सीन बाजार में आ जाए, उसके बाद किसी व्यक्ति को उससे नुकसान हो। इससे बेहतर है कि हम पहले विस्तार में ट्रायल कर लें। और फेज 3 में ही हम एफिकेसी टेस्ट भी करते हैं। एफिकेसी टेस्ट क्या है, अभी आपको समझाता हूँ विस्तार में। ठीक, अब ध्यान से समझ लीजिए। फेज 3 के बाद आमतौर पे अप्रूवल के लिए फाइल जाती है। किसके पास जाती है? अमेरिका में एफडीए के पास जाती है, भारत में सीडीएससीओ के पास जाती है। वो इन सारी रिपोर्ट्स को ध्यान से, माइन्यूट तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। और जब उनको लगता है कि हाँ, ये सारे एक्सपेरिमेंट साबित कर रहे हैं कि अब ये दवाई या वैक्सीन आम आदमी के प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मिलता है स्टैंडर्ड अप्रूवल। और यदि कंपनी कहती है कि स्टैंडर्ड अप्रूवल तो बाद में होता रहेगा, लेकिन अभी की स्थितियों को देखते हुए हमें इमरजेंसी अप्रूवल या ईयूए, इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन की जरूरत है, तो क्या करती है भारत सरकार या अमेरिका की सरकार या किसी भी देश की, जैसे यूरोप की भी संस्था एक काम करती है, तो फेज 3 ट्रायल का रिजल्ट आने से पहले ही इमरजेंसी यूज अप्रूवल या ऑथोराइजेशन दे देती है। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि आमतौर पर साइड इफेक्ट्स नहीं है, या है तो हमें पता है। हम कोई वैक्सीन बनाएंगे तो उसमें लिख सकते हैं कि इनको नहीं लेना चाहिए क्योंकि साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अब केवल रेयर साइड इफेक्ट जो हजारों में एक आध व्यक्ति को होगा वो बचा हुआ है। अब सवाल है कि उन हजारों में से एक व्यक्ति पर ध्यान दे, या कई हजार लोग जो लगातार मर रहे हैं महामारी से, उनको बचाने पर ध्यान दें। इसलिए हमें चुनना पड़ता है कि ज्यादा बुरा ना हो जाए, इस वजह से कम बुरे को कुछ समय के लिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसको बोलते हैं इमरजेंसी यूज अप्रूवल। और इसलिए अमेरिका ने, कनाडा ने, इंग्लैंड की सरकार ने, यूरोपियन यूनियन ने, रशिया ने, चीन ने, भारत ने, पाकिस्तान ने, इन सब देशों ने फिलहाल इन दवाइयों को, इन वैक्सीन को इमरजेंसी यूज का अप्रूवल दिया है। क्योंकि पूरे ट्रायल्स होने में तो टाइम ज्यादा लगने वाला है, वो जब होगा तो वो चल रहा है साथ साथ। इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के बाद भी वो ट्रायल्स चलते रहते हैं, और जब सारी रिपोर्ट सबमिट होती हैं उसके बाद स्टैंडर्ड अप्रूवल मिलता है। वो भी नहीं मिला किसी को भी, अभी इमरजेंसी अप्रूवल ही मिला है। इसके बाद फेज 4 ट्रायल्स भी होते हैं जो कि वॉलंटरी हैं, स्वैच्छिक हैं। अच्छी कंपनियां, अच्छी सरकारें क्या करती हैं कि जब कोई वैक्सीन बाजार में आ जाता है, यहां तक कि फेज 3 ट्रायल होने के बाद, स्टैंडर्ड अप्रूवल मिलने के बाद भी, मैं कह रहा हूं, कोई वैक्सीन बाजार में आ गया, दवाई बाजार में आ गई, उसके बाद लोग उसे कंज्यूम करते हैं,
उसके बाद भी अच्छी कंपनियां एक एक साइड इफेक्ट जब भी पता लगता है उसको ठीक से स्टडी करती हैं, उसको बोलते हैं फेज 4। कुछ सरकारों ने इसके लिए मैकेनिज्म भी बना रखी है, जैसे अमेरिका की सरकार ने एक संस्था बना रखी है, एक सिस्टम बना रखा है, VAERS। इसको बोलते हैं द वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग सिस्टम। कि एक वैक्सीन है, सरकार ने एक अपना जैसे वेबसाइट बना रखी है। अब अगर आपने कोई वैक्सीन लिया और आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ तो आपको क्या करना है, उस वेबसाइट पर जाना है और एडवर्स जो भी इवेंट आपके साथ हुआ आप उस पर खुद रिपोर्ट कर देंगे, ताकि सरकार के पास डेटा आ जाए कि इतने लोगों को दिक्कत हुई है। फिर सरकार जांच करवाती है उस चीज़ की कि आपको जो हुआ, आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी कैसी हुई। ये फेस 4 है, अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन अच्छी कंपनियां, अच्छी सरकारें ये काम भी करती हैं। अब यहाँ से समझे कि एफिकेसी क्या होती है, जिसको लेकर इतना हल्ला मचा हुआ है कि भाई भारत की जो वैक्सीन हैं उनकी एफिकेसी कम है, अमेरिका की वैक्सीन की ज़्यादा है। तो आजकल लोग एफिकेसी की टेबल हाथ में लेके वैक्सीन के बारे में सोचते हैं कि हम तो ये वैक्सीन लगवाएंगे, हम तो वो वैक्सीन लगवाएंगे। दरअसल ये लगभग बेकार की बात है। क्यों बेकार की बात है, मैं आपको समझाता हूँ। एकदम बेकार की बात नहीं, लगभग बेकार की बात है। अभी इस पे बात करना बहुत बेमानी है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब शुरुआत में वैक्सीन आई तो पता लगा कि फाइजर बायोएनटेक की जो एफिकेसी 95% है, मॉडर्ना की 94% है, और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, जो भारत में कोविशील्ड नाम से है, वो शुरू में 67% आई। तो भारत के लोग तो बहुत ही स्तब्ध रह गए कि अरे हमें क्या ये नकली माल मिल गया, नंबर 2 का माल मिल गया हमें तो। और इतना हल्ला मचा कि भारत के लोगों को वैक्सीन भी अच्छी नहीं मिल रही, लगता पानी मिला के लगा देंगे, इस तरह की बातें होने लगी। देखिए एफिकेसी क्या होती है। जब वैक्सीन का प्रयोग होता है फेज 3 में, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर फाइजर की स्टडी आपके सामने रख दी है ताकि बात समझ में आ जाए। जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेसिबो। ये प्लेसिबो क्या चीज़ है समझ लीजिए। आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई डॉक्टर के पास जाए और कहे कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दीजिए, और डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और पाया कि उसको कुछ है ही नहीं, हल्का फुल्का दर्द है, नॉर्मल सा पेन है। अब अगर डॉक्टर ने ये कहा कि कुछ नहीं है तुम ऐसे ठीक हो, तो उसको तसल्ली नहीं मिलती है। उसको लगता है कि डॉक्टर साहब समझ नहीं रहे मेरा दर्द क्या है, बहुत बेचैनी मुझे हो रही है। तो कई डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं एक कैप्सूल जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, खाली कैप्सूल, या ऐसा पाउडर जिसमें कोई सॉल्ट नहीं है, कोई केमिकल है ही नहीं उस पाउडर के अंदर, वो कैप्सूल के अंदर भरा हुआ है। और बड़ा अच्छे गंभीरता से बोलते हैं कि भाई ये वाला कैप्सूल दिन में 3 बार खाना है, इतने बजे इतने बजे इतने बजे, गर्म दूध के साथ लेना, खाने के बाद लेना, इस तरह की कई बातें बोल देते हैं। वो व्यक्ति बड़ा रिलीजियस तरीके से, धार्मिक भाव से उस टाइम पे कैप्सूल खाता है, और अगली बार जब डॉक्टर से मिलता है बोलता है सर आपने क्या दवाई दी थी, कमाल हो गया था, एकदम मैं ठीक हो गया उस दवाई से। जबकि डॉक्टर को पता है कि उसने कुछ नहीं दिया था, इसको ठीक हो ही जाना था। और जब इसको कुछ दिया तो इसके मन में मनोवैज्ञानिक रूप से इतना मजबूत हो गया, इतना खुश हो गया कि हाँ दवाई मेरे अंदर गई है, दवाई काम कर रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ। और इस एहसास की वजह से भी उसके ठीक होने का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो गया और ठीक हो गया। इस इफेक्ट को बोलते हैं, मतलब इस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। रिसर्च में एक खतरा ये होता है कि अगर आपने वैक्सीन का प्रयोग किया और किसी को वैक्सीन लगाया, अब जब वो बाद में कहेगा कि मुझे दर्द हुआ या नहीं, बेचैनी हुई या नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें ये दिमाग में रहता है कि मुझे वैक्सीन दिया गया है। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने का क्या तरीका है? उसका तरीका है प्लेसिबो। और प्लेसिबो का मतलब क्या होता है? अगर आपने 10 लोगों को वैक्सीन दिया है तो दरअसल आप 10 में से 5 को वैक्सीन देते हैं और 5 को वैक्सीन देने के स्थान पर खाली पानी का वैक्सीन लगा देते हैं, सेलाइन लगा देते हैं, या कोई दूसरा वैक्सीन जिसका उस व्यक्ति पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, नॉर्मल सा वैक्सीन है जिससे उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो लगा देते हैं। उस व्यक्ति को नहीं पता होता, उसे यही पता है कि मुझे वैक्सीन लगाया गया है। अब इससे क्या होगा? फिर हम तुलना करके देखते हैं कि जिनको प्लेसिबो दिया था उनका क्या रिपोर्ट है और जिनको वैक्सीन दिया था उनका क्या रिपोर्ट है। फिर इन दोनों की तुलना करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम केवल एक वर्ग को वैक्सीन दें, एक को कुछ भी ना दें,
तो वैक्सीन जिनको दिया है उनके अंदर तो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं भी बहुत सारी हो रही हैं, वो भी शामिल हो गई रिपोर्ट में। और जो हमने रिपोर्ट निकाली उसमें उस वैक्सीन का कितना प्रभाव था और मनोविज्ञान का कितना प्रभाव था ये तो पता ही नहीं चला। उस मनोविज्ञान के प्रभाव को बाहर निकालने का तरीका क्या है कि जिनको प्लेसिबो दिया था उन प्लेसिबो से आने वाले रिपोर्ट्स को माइनस करके फिर आगे बढ़ा जाए। कैसे बढ़ते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, ये जो सामने लिखा है ये फार्मूला है एफिकेसी रेट का। अटैक रेट इन द अनवैक्सीनेटेड, अनवैक्सीनेटेड मतलब जो प्लेसिबो वाले लोग हैं, माइनस अटैक रेट इन द वैक्सीनेटेड, और फिर भाग करते हैं अटैक रेट इन द अनवैक्सीनेटेड और 100 से गुणा करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। फाइजर ने फेज 3 में 43,000 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा ना फेज 3 कई हजार लोगों पे होता है, तो फाइजर ने 43,000 पे किया, जिनमें से 21,500 को वैक्सीन दिया, 21,500 को प्लेसिबो दिया। ठीक, इनको नहीं पता किसको क्या दिया है, ये फाइजर को पता है। और उसके बाद इन सब को उन्होंने ऐसे माहौल में जाने को प्रेरित किया, ऐसी स्थितियां बनाई जहां उनको जो कोरोना वायरस है उनके ऊपर हमला कर सके। और फिर देखा गया कि कुल मिला के 170 व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हुए। अब ये जो 170 व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हुए, इससे निष्कर्ष क्या निकले? अब कहते हैं कि मान लीजिए अगर वैक्सीनेटेड व्यक्तियों में से 85 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होता और प्लेसिबो वालों को भी 85 होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन तो किसी काम की है नहीं। वैक्सीन दिया 21,500 को, उनमें भी 85 को कोरोना हो गया। वैक्सीन जिनको नहीं दिया उन 21,500 में से भी 85 को कोरोना हो गया। तो वैक्सीन लो या ना लो, बात तो बराबर ही है। अब इस फार्मूले पे अप्लाई कर लीजिए। अटैक रेट इन द अनवैक्सीनेटेड, अनवैक्सीनेटेड कितने हैं? 85 हैं, माइनस अटैक रेट इन द वैक्सीनेटेड, वही 85 हैं। तो 85 माइनस 85 यानी कि 0। और नीचे क्या लिखेंगे? अटैक रेट इन द अनवैक्सीनेटेड प्लेसिबो वाले 85। तो 0 बटा 85 गुणा 100, क्योंकि 0 बीच में आ गया गुणा होने में, तो इसका मतलब हो गया एफिकेसी रेट 0% हो गई। इसका मतलब वैक्सीन लेने वाले वैक्सीन नहीं लेने वालों की तुलना में 0% सुरक्षित हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब दूसरा एग्जांपल सोचिए, मान लीजिए 170 लोग जो कोरोना संक्रमित हुए वो सारे के सारे वो होते जो प्लेसिबो वाले होते, जिनको वैक्सीन नहीं लगा था, और जिनको वैक्सीन लगा था उनमें से एक भी संक्रमित ना होता, तो हम क्या बोलते? अनवैक्सीनेटेड में से कितने को हुआ? 170 को हुआ, वैक्सीनेटेड 0 को हुआ। तो 170 माइनस 0 बटा अनवैक्सीनेटेड 170, 170 बटा 170 गुणा 100, ऊपर नीचे की संख्याएं कट जाएंगी, परसेंटेज क्या आ जाएगी? 100% आ जाएगी। इसका मतलब एफिकेसी 100% हो। कैसे? कि जिनको वैक्सीन नहीं लगा था उनमें तो संक्रमण हुआ और वैक्सीन लगने वालों में हुआ ही नहीं। इसका मतलब वैक्सीन लगवाने वाले वैक्सीन नहीं लगवाने वालों की तुलना में 100% सुरक्षित हैं, ज्यादा सुरक्षित हैं। जो रियल फिगर्स थी वो क्या थी कि 21,500 जिनको वैक्सीन लगा उनमें से 8 को संक्रमण हुआ, और 21,500 जिनको वैक्सीन नहीं लगा था उनमें 162 को संक्रमण हुआ। और इसका मतलब 162 माइनस 8 यानी 154 बटा 162 गुणा 100, और ये संख्या कितनी आती है? 95% आती है। और इसलिए फाइजर की एफिकेसी हो गई 95%। इसका मतलब सिर्फ ये है कि फाइजर की वैक्सीन जिस व्यक्ति ने लगवाई है और जिस व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, मान लेते हैं कि एक ही वैक्सीन है, तो वैक्सीन लगवाने वाला प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से 95% चांसेस हैं कि उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ। आप सोचेंगे हाँ तो वही तो हम सोच रहे थे, इसमें ऐसी क्या बात है? वो तो है, लेकिन समझना ये है कि इसका इतना महत्व क्यों नहीं है, एफिकेसी का कितना महत्व है। दरअसल एफिकेसी का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। और क्यों बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, इसको समझने के लिए पहले समझते हैं कि एफिकेसी की स्टडीज का जो डेटा होता है बहुत ही इनएडिक्वेट होता है, बहुत सीमित होता है। क्यों? फाइजर ने
एक्सपेरिमेंट्स किए, भारत बायोटेक ने एक्सपेरिमेंट किए, तो क्या हुआ? आमतौर पे एक तो फैक्टर होता है कि जिस पॉपुलेशन पे आपने प्रयोग करके देखा उस पॉपुलेशन की, उस डेमोग्राफी की इम्यूनिटी का लेवल अलग अलग हो सकता है। दूसरा, आपने जिस एज और सेक्स के लोगों पर ज़्यादा प्रयोग किया, हो सकता है कि उनकी अपनी एज रिलेटेड या सेक्स रिलेटेड इम्यूनिटी के लेवल्स अलग अलग हों। फिर सबसे बड़ी बात है कि आपने जिस स्थान पर किया, जिस मौसम में, गर्मी में किया, सर्दी में किया, बरसातों में किया, उस मौसम का असर भी उस वैक्सीन की एफिकेसी पे असर डाल सकता है। उस जगह का मतलब कैसा पर्यावरण है, उसका असर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, ट्रायल्स किए, उस समय जो स्ट्रेन या जो वेरिएंट चल रहा था, स्ट्रेन और वेरिएंट क्या है हल्का सा मैंने पिछली क्लास में बताया था, आगे एक इस पे अलग से बात भी कर लेंगे कि कौन कौन से स्ट्रेन्स हैं, क्या ध्यान रखने की बातें होती हैं। वायरस के नए स्ट्रेन्स आते रहते हैं जिसमें जेनेटिक जो सीक्वेंस है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। हो सकता है कि जो एफिकेसी हमने निकाली थी वो एक खास वेरिएंट पे थी और हमने वैक्सीन बना लिया 95%, और जो नया वेरिएंट आया वो इतना अलग है कि उस वैक्सीन की एंटीबॉडीज से इस वाले स्ट्रेन पे असर ही नहीं पड़ रहा। जिसका अच्छा एग्जाम्पल ब्राजील में मैंने पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था, एक शहर का जहां ब्राजील का जो वेरिएंट आया था उसके सैंपल देखे गए कि जिस शहर में पहले 60% से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके थे और कहा जा रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, मानोस शहर था उसका नाम, जैसे ही वहां नया वेरिएंट आया उसके बाद उस शहर की हालत वैसी की वैसी हो गई और लोग तबाह होने लगे एकदम। इसका मतलब एफिकेसी बहुत सब्जेक्टिव बात है। वेरिएंट चेंज होते ही, देश बदलते ही, जिस की स्टडी अमेरिका में हुई वो ठीक वैसा परफॉर्म करेगा भारत में, इंडोनेशिया में, चीन में, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। अच्छी कंपनियां कई देशों में ट्राई करती हैं लेकिन सब में तो नहीं कर सकती हैं, थोड़ा सैम्पलिंग ही होती है, तो उसमें रिस्क हमेशा रहता है कि थोड़ा बहुत रिजल्ट्स बाद में ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन असली बात कुछ और है। असली बात है कि वैक्सीन का टारगेट क्या है। अगर आप सोचते हैं कि वैक्सीन का टारगेट ये है कि जिसको वैक्सीन लग गई उसको कोरोना होगा ही नहीं, ये एकदम बेकार की बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं है। वैक्सीन का टारगेट सिर्फ इन्फेक्शन रोकना नहीं है। जब कोई एंटीजन या पैथोजन, पैथोजन का मतलब रोगाणु, एंटीजन का मतलब उसका वो हिस्सा जो हमें परेशान करता है, जब कोई एंटीजन हमारे साथ कांटेक्ट में आता है तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, एक बार इसको देखिए। पहली स्थिति क्या हो सकती है? इन्फेक्शन ही नहीं हुआ। इन्फेक्शन का मतलब कि वो जो पैथोजन है हमारे अंदर आ गया और उसने अपने आप को रिप्लिकेट करना बहुत तेजी से शुरू कर दिया, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन, संक्रमण। तो एक स्थिति हो सकती है कि संक्रमण ही ना हो। एक हो सकता है कि संक्रमण हुआ पर सिम्टम्स नहीं है, हल्का फुल्का हुआ, पता भी नहीं चला। एक हो सकता है माइल्ड सिम्टम्स आए, हल्का सा बुखार हुआ 1-2 घंटे के लिए, फिर शांत हो गया। कुछ को मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं, 3 दिन बुखार रहा, पेन हुआ, दवाइयाँ खाई, उसके बाद ठीक हो गया। कुछ को सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं कि बहुत तेज बुखार है, 7-8 दिन से, टेस्ट चला गया, स्मेल चली गई, पेन होता है, बहुत बेचैनी हो रही है। कुछ ऐसे हैं कि उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है और हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन की सपोर्ट पे हैं, बाद में आईसीयू में जाना पड़ेगा, बाद में वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। ये सारी स्थितियां हॉस्पिटलाइजेशन की हैं। और कुछ जिनका दुर्भाग्य है उनकी मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। जब कोई वायरस हम पे हमला करता है तो ये सारे परिणाम संभावित होते हैं। एफिकेसी रेट की दिक्कत है कि एफिकेसी रेट केवल और केवल पहले पैरामीटर पे चलती है, नो इन्फेक्शन। एफिकेसी रेट का फार्मूला ये है कि कितने व्यक्तियों को इन्फेक्शन ही नहीं हुआ। वायरस आया, उसने कोशिश की पर हमारी एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई थी, इन्फेक्शन ही नहीं हुआ, हमारी एंटीबॉडीज ने इन्फेक्शन होने से पहले ही हमें बचा लिया। इसको बोलते हैं पहली स्टेज, नो इन्फेक्शन। अब यदि नो इन्फेक्शन का मामला हो तो एफिकेसी रेट के फार्मूला का महत्व है। लेकिन हम जो वैक्सीन यूज करते हैं उस वैक्सीन का पर्पस क्या है? उस वैक्सीन का पर्पस ये होता है कि नो इन्फेक्शन से लेकर मॉडरेट सिम्टम्स तक के बीच की कोई ना कोई अवस्था आ जाए। सबसे अच्छा है कि इन्फेक्शन ही ना हो तो हल्का सा हो, सिम्टम्स भी ना आए।
सिम्टम्स आए तो हल्के से आए, एक आध दिन बुखार हुआ, 3 घंटे शांत हो गया। थोड़ा बढ़ भी जाए तो इतना ही बढ़े कि बहुत दिक्कत वाली बात ना हो जाए, सीवियर ना हो, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, मौत ना हो। और अगर इतना मैनेज कर सकते हैं वैक्सीन से तो माना जाता है वैक्सीन की दुनिया में कि वैक्सीन सफल है। अब एफिकेसी रेट क्योंकि केवल ये बता रही है कि कितने व्यक्तियों को वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन ही नहीं हुआ, जबकि हमारा टारगेट ये था कि या तो इन्फेक्शन ना हो, या सिम्टम्स ना आए, या माइल्ड सिम्टम्स हो, या मॉडरेट सिम्टम्स हो, उसके आगे मामला न जाए। इसका मतलब एफिकेसी रेट हमारे उद्देश्यों को समझने में साधक ही नहीं है, सहायक ही नहीं है, उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, इसलिए एफिकेसी रेट से कोई खास मतलब नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं एक खास बात, अगर हम इन चारों पैरामीटर्स को मिला के एफिकेसी रेट निकालें कि जिन व्यक्तियों को वैक्सीन लगा उनमें से कितने व्यक्ति इन 4 स्थितियों में ही रहे, इन 4 से आगे नहीं बढ़े, उनका जो डेटा दुनिया भर का है वो 99.9% से ऊपर है। 0.1% भी ऐसे लोग नहीं है, वो भी मतलब 0.001 टाइप से होगा मामला, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, जिनको वैक्सीन लगवाने के बाद सीवियर कंडीशंस हुई या जिनकी मृत्यु हुई, उनकी संख्या इतनी कम होती है। और इसलिए जब वैक्सीन का फायदा देखना हो तो इस पैरामीटर पर देखिए, केवल और केवल इस पे मत देखिए कि इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोविड वैक्सीन अगर आप लगवाते हैं तो साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, किन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाते हैं, धूमधाम से आते हैं लगवा के, उनको कुछ नहीं होता। लोग पूछते हैं कुछ हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा। जहां सुई घुसी थी वहां दर्द हो रहा है, वहां भी नहीं हो रहा। बुखार, सिर दर्द, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और ऐसा कहने वाले एक अजीब से भाव में रहते हैं कि अरे हमारे सामने वायरस क्या चीज़ है, वैक्सीन क्या चीज़ है, इस भाव में भी ज़्यादा रहते हैं। कॉन्फिडेंस, सुपरमैन वाली जो फीलिंग आती है ना, वो आती है उससे। कुछ लोग बोलते हैं भाई हमें तो दिक्कत हो रही है, और जिनको दिक्कत होती है उनकी संख्या कितनी है, तो 10% से 50% के बीच में आमतौर पर दिखती है। 10% के आसपास लोग तो कम से कम होते ही हैं जिनको सिम्टम्स आते हैं कुछ ना कुछ। 50% तक भी ये संख्या जाती है। सोर आर्म का मतलब है कि जहां बाह में घुसा था वैक्सीन, वहां दर्द हो रहा है, वहां थोड़ा सूज गया है, और 2-3 दिनों तक वहां टच करते थोड़ा सा पेन होता है। कुछ लोगों को शरीर का दर्द रहता है बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को थकान रहती है, 1 दिन 2 दिन तक रहती है। फीवर कईयों को बहुत तेज होता है, 102 103 तक भी हो जाता है किसी किसी को। नोजिया का मतलब है थोड़ा उल्टी जैसी फीलिंग, चक्कर जैसी फीलिंग आने लगती है। चिल्स का मतलब है कि सर्दी अचानक इतनी लगती है कई लोगों को कि 2 रजाई 3 रजाई ओढ़ लेते हैं, उसके बाद भी कांपते रहते हैं। कुछ लोगों को हेडेक होता है, सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। सारे नहीं होते। जब मैंने खुद वैक्सीन लिया तो मुझे भी इनमें से ठीक ठाक सिम्टम्स आ गए थे। मतलब नोजिया नहीं हुआ, हेडेक नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया था। बाह में दर्द रहा, बॉडी एक तो ऐसा कि मैंने शायद जीवन में कभी महसूस नहीं किया था उतना बॉडी एक। उस दिन टांगों में जो दर्द हुआ, मसल पेन जो हुआ बाहों में, टांगों में, ऐसा हुआ कि उस दिन लगा कोई पैर काट के ही ले जाए, इतना तेज दर्द होने लगा। वैक्सीन के 5-6 घंटे बाद होता है जब वो एक्टिविटी शुरू होती है। मैंने जब वैक्सीन लिया, मैं उस समय जयपुर में था और उस दिन मेरी क्लास थी, 2 अप्रैल की बात है। 1 अप्रैल से ही 45 प्लस वालों का शुरू हुआ था, तो मैं उसी कैटेगरी में था। मैं तो जयपुर में था। 2 तारीख को मुझे लगा शाम को क्लास है तो दिन में वैक्सीन लगवा लेते हैं। कॉन्फिडेंस मुझे भी सुपरमैन टाइप का रहता है अपने ऊपर। तो 2 बजे वैक्सीन लगवाया, 1 या 2 बजे। शाम को 6 से 9 क्लास ली। क्लास भी ठीक से हुई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से। फिर अपने पहुंचा गेस्ट हाउस में, खाना वाना खाया। फिर मैं सबसे कह रहा था कि ऐसा करते हैं, दिल्ली चलते ही हैं, रात को ही पहुंच जाएंगे तो थोड़ा कल सुबह काम कर लेंगे ऑफिस में। तब तक ये दूसरी लहर ठीक से आई नहीं थी, उसके 3-4-5 दिन के बाद आनी शुरू हुई। खाना खाने के बाद अचानक लगा थोड़ी थकान है, तो मैंने सबसे कहा कि तुम लोग 10 मिनट वेट करो, मैं 10 मिनट रेस्ट करके फिर चलता हूँ। और उसके बाद तो अगले 12 घंटे जो गुजरे जीवन के, वो जीवन के सबसे मुश्किल 12 घंटे थे। तेज बुखार हुआ, सर्दी लगने लगी, हाथ पैर में इतना तेज दर्द, इतना तेज दर्द, और बड़ी बुरी रात कटी वो वाली। और अगला पूरा दिन में रेस्ट करना पड़ा, तब जाके 24 घंटे बाद मुझे वापस लगा कि मैं इस हालत में हूं कि चल फिर सकता हूं। नॉर्मल है, बहुत लोगों को होता है।
कुछ लोगों को दिक्कत ज्यादा हो जाती है, इसको बोलते हैं AEFI, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। सीवियर कंडीशंस हो जाती हैं, और सीवियर कंडीशंस का मतलब इतना तेज बुखार कि वो संभल ही नहीं रहा, 3 दिन बुखार रह गया, ठीक ही नहीं हो रहा। कुछ लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है वापस, इतनी दिक्कतें उनको होने लगती हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी मौत भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। मुझे कई लोगों ने पर्सनली पूछा, जब से 18 साल के ऊपर वाला शुरू हुआ वैक्सीनेशन का, तो मैंने पिछले वीडियो में सबसे कहा कि लगभग, मैंने अपने ऑफिस में सबसे कहा, हमारे ऑफिस में करीब 700 लोग काम करते हैं, जिनमें से कम 650 लोग 18 से 45 की उम्र के हैं। तो मैंने पूरे अपने संस्थान के स्टाफ को एक मैसेज भेजा कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाइए और इसमें पीछे नहीं हटना है। अपने सारे स्टूडेंट्स को मैसेज भिजवाया कि भाई वैक्सीन जल्दी लगवाओ, ये सबके लिए ज़रूरी है। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा, स्टाफ में भी, उनके जो घर में लोग हैं, गांव में रहते हैं, उनको भी ये लगने लगा कि ऐसा क्यों ये कह रहे हैं वैक्सीन, हमने तो सुना है कि वैक्सीन लगवाने से लोग मर जाते हैं। ये बात सही है, वैक्सीन के बाद कुछ मृत्यु हो जाती है, और वो घटनाएं इतनी बढ़ा चढ़ा के फिर आती है हमारे सामने कि हमको डर लगने लगता है। तो उसी डर को दूर करने के लिए मैं चाह रहा हूं कि इन सब बातों को हम समझ लें। देखिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ सूचनाएं मिल जाए ना, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है समाधान का। जब तक सूचनाओं को छिपाएंगे दिक्कत रहेगी। सूचनाओं को छिपाइए मत, खुल के बता दीजिए क्या स्थिति है। उसके बाद लोग इतने समझदार हैं, दुनिया का लगभग हर व्यक्ति इतना समझदार है कि वो अपना फायदा नुकसान समझ सकता है। बस उसको एक जानकारी होनी चाहिए, सूचना का अधिकार होना चाहिए कि सही तथ्य उसके सामने होने चाहिए। मैं वही आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसके बाद आपकी मर्जी, जीवन आपका, फैसले आपके। अब एक सवाल मन में ये आता है, कुछ लोग कहते हैं कि जिसको साइड इफेक्ट हो गया, एक तो क्या होता है कि जिनको साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते, वो बड़े खुश रहते हैं कि हम तो रैम्बो हैं, हम तो सुपरमैन हैं, देखो हमें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या क्या हो रहा है। तो जिनको हो रहा था ना पेन और बॉडी एक और फीवर, उनको लगा हम भी तो कुछ ऐसी बात बोलें कि थोड़ा सामने वाले पर दबाव बने। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे अंदर वैक्सीन का असर हो रहा है, एंटीबॉडीज बन रही हैं, इसलिए हमको बुखार हुआ। तुम्हारे तो एंटीबॉडी बन ही नहीं रही, तुमको कैसे बुखार होगा। अब उसके बाद जिनको कुछ नहीं और था, उनको तनाव हो गया कि एंटीबॉडी, सुई भी घुपवा ली और एंटीबॉडी बनी नहीं, फिर फायदा क्या हुआ। ये तो डर किसी को भी लगेगा कि इंजेक्शन भी लिया और एंटीबॉडीज भी नहीं बन रही। तो सही बात क्या है? तो पहली बात है कि इन दोनों के बीच में कोई कंक्लूसिव लिंक नहीं है। आपको दर्द हुआ, बुखार हुआ, नहीं हुआ, एंटीबॉडीज बनी, नहीं बनी, इससे कोई लिंक नहीं है। फाइजर कंपनी का अगर मैं स्टडीज को आधार बनाऊं, मैंने उसकी स्टडीज को ठीक से पढ़ा, 90% से ऊपर व्यक्तियों को एंटीबॉडीज बनी वैक्सीन लगने के बाद, जबकि जो पेन हुआ, साइड इफेक्ट्स हुए, वो 50% या उससे थोड़े से कम व्यक्तियों को हुए। और इसका मतलब है कि ठीक ठाक ऐसी संख्या में लोग हैं जिनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, किंतु उनके अंदर भी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। जनरली ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स नहीं होते, कुछ को होते हैं? निश्चित फार्मूला इसका नहीं है, कुछ व्याख्याएं हैं। अगर किसी को साइड इफेक्ट ना हो रहा हो तो पहले उसकी एज पूछिए। अगर उसकी एज ज्यादा है, 50, 55, 60, 65, 70, 80 है, तो हमारे मन में आता है कि उसको तो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन सच ये है कि ऐसे व्यक्तियों को दिक्कत आमतौर पर नहीं के बराबर होती है। और इसकी वजह क्या है? एज बढ़ने के साथ हमारा इम्यून सिस्टम उतना एक्टिव नहीं होता कि वैक्सीन आया, खटाक से एक्टिव हुआ, दनादन उसने काम शुरू किया, एंटीबॉडीज बनानी शुरू की, इन्फ्लेमेशन हुआ, फीवर हो गया। क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम, उसका जो रिस्पॉन्स है वो उतना फास्ट नहीं होता, स्लो है, थोड़ा सा दबा हुआ होता है। इसलिए बूढ़े व्यक्तियों को, आमतौर पे 50-55 के बाद की उम्र के व्यक्तियों को सामान्यतः वैक्सीन का असर, साइड इफेक्ट्स कम होंगे, नहीं के बराबर होंगे। एक व्याख्या बड़ी इंटरेस्टिंग इधर हाल में आनी शुरू हुई है कि ये बहुत अभी प्रामाणिक नहीं है, कंक्लूसिव नहीं है। एक इंटरप्रिटेशन कुछ लोगों ने की है, कुछ वैज्ञानिकों ने की है कि पुरुषों में साइड इफेक्ट्स की मात्रा कम रहने की संभावना ज्यादा है। और वो क्यों है? क्योंकि पुरुषों में एक हार्मोन ज्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे लक्षणों में, प्रभावों में एक ये भी है कि वो इन्फ्लेमेशन को दबाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब जैसे
बुखार हुआ, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इनका जो तकनीकी नाम है इन्फ्लेमेशन है। तो जब इन्फ्लेमेशन हुआ एंटीबॉडीज बनने के प्रोसेस में, तो टेस्टोस्टेरोन ने उनको थोड़ा सा सप्रेस कर दिया। इस वजह से वो जो स्टडी है उसमें देखा गया था कि जो पुरुषों ने शिकायत की उनकी संख्या करीब 20-21% थी, और जो महिलाओं ने शिकायत की वो 79% थी। एक खास हॉस्पिटल में रिसर्च हुआ था, उसके बेस पे एक व्याख्या निकली कि शायद टेस्टोस्टेरोन के परिणाम से पुरुषों में इस तरह के सिम्टम्स थोड़े से कम रहते हैं। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या होती हैं? कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और ज़्यादा एक्टिव होने से कई बीमारियां, जिनको ऑटो इम्यून डिसीजेस कह देते हैं, कि इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव हो गया जितना होने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव हो गया कि जो चीज़ें बुरी नहीं हैं उनको भी बुरा समझ के मारना शुरू कर दिया उसने। इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम का ज़्यादा एक्टिव हो जाना। ऐसे व्यक्तियों को ठीक करने के लिए हमें इम्यून सिस्टम को दबाने की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, उसको बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस किसी को हो तो वो ऑटो इम्यून डिसीज है, तो उसको दबाने के लिए हमें ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती हैं। ऐसी हो सकता है किसी को एलर्जी हो, भयानक एलर्जी हो। एलर्जीज आमतौर पे इम्यून सिस्टम के ज़्यादा एक्टिव होने से होती हैं। तो यदि आप ऐसी दवाइयाँ लगातार ले रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी उससे दबी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपको वैक्सीन का असर ज़्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी दबी हुई है, तो एंटीबॉडीज़ बनने की प्रक्रिया उतनी फास्ट शुरू ही नहीं होगी, तो असर कम होगा। अगर कोई व्यक्ति इम्यूनो डेफिशिएंसी का शिकार है, उसका इम्यून सिस्टम वैसे ही कमज़ोर है, ये तो जन्म से कमज़ोर है, जैसे किसी को SCID एक प्रॉब्लम होती है, अगर वो है, या CVID एक प्रॉब्लम होती है, वो है, तो उसको बोलते हैं कि नेचुरली इम्यून सिस्टम उसका डेफिशिएंट है। कभी कभी एक्वायर कर लेते हैं, जैसे HIV जो वायरस है, उससे जब एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और इसलिए वैक्सीन का असर उतना फास्ट नहीं होगा। इनके अलावा एक होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कुछ व्यक्तियों में क्षमता इतनी है कि उनको उतना पेन फील नहीं होता है। भाई, आपने देखा होगा आपके घरों में कोई कोई व्यक्ति 101 फीवर पे एकदम लेट जाता है और उसको लगने लगता है कि बस कयामत का दिन आ गया, अब मेरा अंत आने वाला है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपके घर में होंगे जो 101 102 फीवर पे उनको पता ही नहीं चलता, अपना काम करते रहते हैं, और थर्मामीटर लगाए तब समझ में आता है अरे फीवर है, पता भी नहीं था। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग तो वही करेगा ना जो कहेगा कि हाँ मुझे कुछ हो रहा है। अगर किसी को लग ही नहीं रहा, कह ही नहीं रहा, तो कैसे होगा? कुछ सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी इसमें काम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पीयर प्रेशर भी होता है। 4 दोस्त हैं, सोनू मोनू टोनू कोनू, चारों में इंजेक्शन लगवाने के लिए। अब चारों में ये मतलब होड़ है कि कौन ज्यादा बड़ा जवां मर्द है, और मर्द वो जिसको दर्द नहीं होता। वैक्सीन लगवाया तो लोग पूछते हैं आपस में, कुछ हो रहा है? अरे हमें क्या होगा, अरे हमें क्या होगा। अंदर अंदर हो सकता है कि हिल रहा हो मामला, और वैक्सीन लगवाने की एकदम बात तो आमतौर पर कुछ होता भी नहीं, 4-5 घंटे बाद ज्यादा होता है। 4-5 घंटे बाद अपने अपने घर में फिर फोन करें, हाँ भाई तू ठीक है? अब इसको अंदर अंदर बहुत दिक्कत है, पर मर्द भी तो है ना, ये सुपर मर्द है इलाके का, कैसे मान ले कि दर्द हो रहा है? तो क्या बोलता है, अरे कुछ नहीं हो रहा है, अरे इस सबसे क्या होगा, छोटे से वायरस से क्या होगा हमें, अरे हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं। पुरुषों पर ये दबाव ज्यादा रहता है कि आंसू नहीं निकलना चाहिए, कमजोरी नहीं दिखनी चाहिए, तो पुरुष लोग ढक लेते हैं। जनरली हमारे समाज में महिलाओं को मानते हैं कि वो अपनी कमजोरी या अपनी घबराहट को खुल के दिखाएं, और पुरुषों के लिए मानते हैं कि दिखाएगा तो फिर ये मर्द किस बात का होगा। महिलाओं में भी ऐसा हो सकता है कि जो बहू है वो खुल के ना बोल पाती है, जो बेटी है वो खुल के बोल दे। इसलिए कहते हैं कि साइड इफेक्ट्स कितने हैं इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इन व्यक्तियों को साइड इफेक्ट्स थोड़ा कम होते हैं, उसकी व्याख्या ये है। जिनको ज्यादा होते हैं ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होते हैं। उनको क्यों होते हैं? एक तो ये है कि भाई उनका इम्यून फंक्शन जो है ट्रिगर हुआ, यानी कि इम्यून सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, वैक्सीन लगा, उसके कुछ समय के बाद तेजी से एंटीबॉडीज बनने शुरू हुई, इम्यून सिस्टम ने पहचान लिया कोई दुश्मन आया है, दुश्मन ने हमला किया, एंटीबॉडीज बनाई, इन्फ्लेमेशन हुआ, बुखार हुआ, बॉडी एक हुआ, सामान्य बात है, कोई खास बात नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग दूसरी व्याख्या है, और वो ये है कि यदि आपको पहले कोरोना हो चुका था, कोविड हो चुका था,
पहले मैं सोचता था कि यदि किसी को कोविड पहले हो चुका है तो उसको वैक्सीन के बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साइड इफेक्ट्स नहीं आने चाहिए। किंतु जब डॉक्टर लोगों से बात करने लगा तब पता लगा कि नहीं, इसका उल्टा है, कि यदि किसी को कोविड हो चुका है तो उसकी एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई हैं, और जैसी वैक्सीन लगेगा तो क्योंकि एंटीबॉडीज पहले से हैं और वैक्सीन आया है तो वो एंटीबॉडीज तुरंत उस पर हमला करेंगी, और जब हमला होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा, बुखार होगा। इसलिए अगर आपको ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसकी एक व्याख्या ये भी संभव है कि आपको पहले हुआ कोविड, पता भी नहीं चला आपको, एंटीबॉडीज बन गई, और उन एंटीबॉडीज ने इस बार हमला बोल दिया है इस वैक्सीन से आने वाले एंटीजन पर, जो हल्का सा एंटीजन है, किंतु एंटीबॉडीज ने जो पहले तैयार थी अचानक हमला बोल दिया है, उसी से इन्फ्लेमेशन हुआ है। जो चिंता वाली बात होती है वो केसेस होते हैं जिनको बोलते हैं हम AEFI, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इनके बारे में तथ्य क्या है, निष्कर्ष क्या है, सुझाव भारत सरकार के लिए क्या है? तथ्य, एक तो भारत में ट्रांसपेरेंसी कम है। भारत सरकार की बुरी बात यह है कि इस मामले में ट्रांसपेरेंसी बहुत कम रखी हुई है, और ये अच्छी बात नहीं। समाज को भरोसे के लायक समझना अच्छी बात है। अगर आप सही सूचनाएं सही तरीके से देंगे तो समाज के लोग समझदार हैं, सबको अपने जीवन का महत्व पता है, सूचनाएं छिपाने से क्या होगा। तो अभी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम है। एक नेशनल AEFI कमेटी है, हर देश में होती है, हमारे देश में भी है। उसने क्या किया, 28 मार्च को कुछ डेटा जारी किया। तो 28 मार्च का जो डेटा है उसके हिसाब से कुछ तथ्य हमारे सामने आए हैं। वो तथ्य क्या है देखिए। उस दिन तक वैक्सीनेशन कुल हुआ था 6 करोड़ के आसपास। 6 करोड़ व्यक्तियों को वैक्सीन लग चुका था, और AEFI के केसेस कुल थे 617, जो रिपोर्टेड केसेस थे, यानी जिनको सीवियर प्रॉब्लम्स हुई, ऐसे व्यक्तियों की संख्या 617 थी। इन 617 में से 305 को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, बाकी को एडमिट नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर दिक्कत हुई, 2-4-5 घंटे बहुत दिक्कत हुई, फिर वो घर चले गए, ठीक हो गए। 305 एडमिट हुए, उनमें से 180 की मृत्यु हो गई। यानी जितने लोगों को इवेंट हुआ ये 617, उनमें से 29.2% व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कुल 180 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उन 180 में से 124 डेथ की स्टडीज कुछ मात्रा में हुई थी, और एक डॉक्टर जैकब जॉन नाम के बहुत प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट हमारे देश में हैं, उन्होंने अपने लेवल पे इसको जब इसकी तहकीकात की तो पाया कि इन 124 व्यक्तियों में से 93 व्यक्ति वैक्सीन लगने के 3 दिनों के अंदर उनकी मौत हो गई। 18 व्यक्तियों की मौत 4 से 7 दिन के बीच में हुई, और 11 व्यक्तियों की मौत 8 से 28 दिन के बीच में हुई। जो डेटा उपलब्ध है वो ये डेटा है। अब डर तो लगता ही है कि भाई अगर 180 लोग भी ऐसे हैं, अच्छा 8 से 28 वाले में आप थोड़ा सा मान सकते हैं कि हो सकता है कि इनकी मृत्यु किसी और कारण से हुई हो, लेकिन जो 3 दिन के अंदर हुए हैं वहां तो चांस ज्यादा बनता है कि वैक्सीन से कोई लिंक रहा होगा इस बात का। तो डर तो लगता ही है कि अगर ऐसे 93 लोग भी हैं जो 3 दिन के अंदर मर गए वैक्सीन लगवाने के बाद, कहीं अगला मैं ही तो नहीं, ये भाव तो मन में आता ही है। इस भाव से कैसे बचे? तो कंक्लूजन्स क्या निकाले भारत सरकार ने इसके लिए? पहला कंक्लूजन ये कि जितनी स्टडीज हुई हैं अभी तक इस मामले में, तो जो नेशनल AEFI कमेटी है उसके चेयरपर्सन ने एक टिप्पणी की, और टिप्पणी में ये कहा कि अब तक हमने जितने केसेस को ठीक से स्टडी किया उनमें से एक भी केस में कॉजल लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। इसका मतलब वैक्सीन की वजह से मृत्यु हुई ऐसा लिंक एस्टेब्लिश एक भी केस में नहीं हो रहा। ये कोइंसिडेंट्स है, संयोग है। और संयोग का मतलब ये है कि 6 करोड़ व्यक्ति अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो 6 करोड़ में 100-200 व्यक्ति तो ऐसे हो ही सकते हैं जिनकी मौत बाई चांस उस समय होने वाली थी, और संयोग से पहले वैक्सीन लगवा लिया। बहुत संयोग से होने वाली मृत्यु में भी तो कुछ मृत्यु होती है ना, कि अचानक ऐसा संयोग हुआ कि अब उस संयोग की व्याख्या कैसे करेंगे। ऐसी ऐसी कुछ कहानियां सुनने को मिलती हैं कि कोई व्यक्ति कितना अजीब स्थितियों में उसकी मृत्यु हो सकती है। मुझे ध्यान है कि एक बहुत प्रसिद्ध कहानी मैंने एक बार डिस्कवरी या किसी चैनल पर सुनी थी, कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति स्विमिंग पूल में नहा रहा था, पास के जंगल में आग लग गई। अब जंगल में आग बुझाने के लिए
जो उनकी एयर फायर ब्रिगेड सर्विसेज थी, हेलीकॉप्टर से वो क्या करते, आसपास से पानी भर भर के डाल रहे थे। अब उसमें से एक हेलीकॉप्टर वहां या उस स्विमिंग पूल या तालाब जो भी रहा होगा, वो व्यक्ति उसको नजर नहीं आया। पूरा पानी जब खींचा वो आदमी साथ में चला गया, और जब पानी जंगल पे फेंका वो भी गिर गया, उसकी मौत हो गई। आग बुझने के बाद जब देखा गया तो लोग समझ नहीं पाए कि ये स्विमिंग के कपड़े पहना हुआ आदमी यहां कैसे पड़ा हुआ है, और तब बाद में समझ में आया। अब ऐसी मौत को आप क्या कहेंगे, तो बहुत ही संयोग हो गया ना। मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट है, उसने वैक्सीन लगवाया और वैक्सीन लगवाने के 2 दिन बाद उसका हार्ट फेल हो गया। एक संभावना ये है कि वैक्सीन से हार्ट फेल हुआ हो, एक संभावना ये है कि हार्ट फेल जो होने की संभावना जीवन में कभी ना कभी थी, बाई चांस उसी दिन हो गया। दोनों संभावनाएं। और अभी तक सरकार ये कह रही है कि अब तक लिंक एस्टेब्लिश हुआ नहीं है। हम स्टडी कर रहे हैं पर अब तक कोई लिंक ऐसा एस्टेब्लिश हुआ नहीं है। इंटरप्रिटेशंस क्या हो सकती हैं, ऐसा क्यों हो रहा होगा? इसकी एक वजह तो ये मानी जाती है कि किसी व्यक्ति की एलर्जिक हिस्ट्री रही हो, उसको सीवियर एलर्जी पहले रही हो कुछ चीज़ों से, या तो पता ना हो, या उसने वैक्सीन से पहले इस बात का ध्यान ना रखा हो, और वैक्सीन लगा, वो एलर्जी ट्रिगर हुई और उस वजह से उसकी मौत हो गई। ये एक संभावना हो सकती है। एक संभावना हो सकती है कोइंसिडेंट, जो मैंने आपसे कहा कि संयोग ऐसा हुआ कि जो जिस इवेंट से उसकी मौत हुई वो इवेंट संयोग से वैक्सीन के 6 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 20 दिन बाद ही हो गया। ये भी एक संभावना है। तीसरा है रेयरेस्ट साइड इफेक्ट। जो फेज 3 के ट्रायल्स में देखे जाते हैं वो क्या होते हैं, रेयर साइड इफेक्ट्स, क्योंकि फेज 3 का ट्रायल तो पूरा हुआ नहीं था। तो कुछ रेयरेस्ट केसेस में जो ऐसी घटनाएं घटेंगी, उन घटनाओं से हमें समझ पाएंगे कि वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। किंतु वो निष्कर्ष तब निकलेगा जब ठीक से पोस्टमार्टम वगैरह होगा और लिंक एस्टेब्लिश होगा, तो दवाई की कंपनियां, वैक्सीन की कंपनियां अपने वैक्सीन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें लिखेंगी कि इस बीमारी या इस स्थिति से ग्रस्त व्यक्ति इस वैक्सीन का प्रयोग ना करें। एक संभावना कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताई है, वो ये है कि अगर किसी को वैक्सीन से बहुत खौफ हो, मैं एक केस जानता हूं ऐसा, मैं उसका नाम नहीं बोल सकता हूं, मतलब मेरे परिचितों में से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई वैक्सीन लेने से कुछ दिन पहले, और दूर के परिचित, मैंने सुना उनके बारे में, पढ़ा उनके बारे में, और पता ये लगा कि उस व्यक्ति को वैक्सीन से बहुत खौफ था। उसका कहना था कि वैक्सीन ये एक जालसाजी है, गलत है, नहीं लगवानी चाहिए, नुकसान करती है, मैं नहीं लगवाऊंगा। अच्छा, वो व्यक्ति एक ऐसे गांव में रहता था जहां ऐसा माहौल भी था आसपास, सब लोग कहते थे वैक्सीन मत लगवाओ मत लगवाओ। उस व्यक्ति को भी ऐसा लगने लग गया। अंत में उसके बच्चों ने बहुत उसको परसुएड किया कि वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि बच्चों को चिंता थी कि वो डायबिटिक भी हैं और बीपी के मरीज भी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत आ जाए, तो वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। तो उनको समझा बुझा के वैक्सीन लगवाया, और वैक्सीन लगने के 1 या 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे केसेस अमेरिका में भी देखे गए हैं, कनाडा में भी देखे गए हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि एक बहुत छोटा सा कारण यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को वैक्सीन से इतना भय पहले से था, जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है ना, कि पहले से मन में बैठा है कि बहुत दिक्कत होगी, इस वजह से उसका पूरा मेंटल सिस्टम, उसका पूरा माइंड उसकी बॉडी को समझाने में लगा हुआ था कि ये वैक्सीन, ये जहर है। और हो सकता है, बहुत दूर की संभावना है, हो सकता है कि कोई ऐसा निष्कर्ष भी आगे चलकर सामने आए कि यदि किसी वैक्सीन या दवाई को लेकर हम बेहद नेगेटिव होते हैं तो उस दवाई का असर भी हम पर नेगेटिव हो सकता है। ऐसी संभावनाएं मनोविज्ञान में देखी जाती हैं। एक पूरी ब्रांच होती है जिसको साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसका मतलब है कि मन से जुड़ी दिक्कत जो शरीर में रिफ्लेक्ट करती है। तो साइकोसोमेटिसिज्म ये कोई हल्की बात नहीं है, एक रिमोट पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है। इसे जब भी वैक्सीन लगवाएं, अच्छे भाव से लगवाएं, भरोसे से लगवाइए, ये मान के चलिए कि वैक्सीन का फायदा होगा। आगे मैं और स्पष्ट करता हूं कि बात मैं क्यों कह रहा हूं। इसके बाद भी अगर हम देखें कि मान लीजिए कि 6 करोड़ में से 180 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, ये डेटा मान लेते हैं कि सही है, क्योंकि कम से कम जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उनका डेटा तो सरकार के पास ठीक से है ही, और हमें विश्वास कर लेते हैं कि सरकार को इस बात का अनुमान है कि जिन लोगों ने रिपोर्ट किया, एडमिट हुए, मौत हुई, वो डेटा उनके पास रहा होगा। ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, कोरोना हुआ, बचे नहीं बचे, ठीक हुए, ऐसे लोगों को तो डेटा है ही नहीं हमारे पास।
हम तो बात कर सकते हैं उसी ग्रुप की जिसका डेटा हमारे पास है, जो सरकार ने हमसे शेयर किया है। अगर ये मान भी लें कि 6 करोड़ व्यक्तियों में से 180 की मौत हुई, तो ये परसेंटेज निकलती है 0.0003%। और अगर सरल भाषा में कहें तो 10 लाख में से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 10 लाख में 3। ये संख्या ध्यान रखिएगा, आगे हम इसका कंपैरिजन करेंगे ताकि आप फैसला अपने बारे में ठीक से कर सकें। हाँ, हम सरकार को ये सुझाव जरूर देना चाहेंगे इस मौके पर कि सरकार ऐसे हर केस का पोस्टमार्टम ठीक से करवाए ताकि लिंक समझ में आए। फिर उस व्यक्ति को जो हुआ, जीनोम स्टडी करने की जरूरत है, जेनेटिक सीक्वेंस स्टडी करने की जरूरत है। अगर कोरोना से हुआ है तो भी, वैक्सीन से हुआ तो भी, ताकि हम ये समझ सकें कि कुछ नए वेरिएंट का मामला तो नहीं है कि कहीं कोई पहले से वेरिएंट उस पर हमला कर चुका हो, ऊपर से वैक्सीन लग गया हो, ऐसी कोई संभावना। तीसरा, ये समझें कि डेमोग्राफिक स्टेटस क्या है। जितने 180 लोग मरे हैं, उन 180 व्यक्तियों में पुरुष कितने, महिलाएं कितनी, एज कितनी, और उनका जो बाकी कौन से एरिया के रहने वाले थे, गर्म प्रदेश में थे, ठंडे प्रदेश में थे, ताकि हम एनवायरनमेंट के साथ, एज के साथ, सेक्स के साथ लिंक एस्टेब्लिश कर सकें और अन्य बीमारियों के साथ भी लिंक एस्टेब्लिश कर सकें कि कौन कौन से उनको अन्य दिक्कतें थी। जैसे ऐसा सुनने में आ रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट की दिक्कतें थोड़ी सी लिंक होती हैं। अभी कंक्लूसिव एविडेंसेस हमारे पास उस चीज के भी आ नहीं पाए हैं। अंतिम बात, सरकार को इस मामले में जितना हो सके ट्रांसपेरेंट होकर तथ्य रखने चाहिए, अपडेट करने चाहिए, और समाज को एक ऐसा समूह मानना चाहिए जिसको सही बात समझाई जाए तो समझते हैं। अपने जीवन का मामला है, अगर आप लोगों को समझाएंगे तो समझेंगे। इन्फोडेमिक सरकार ना बनाए, ना बनने दे, ये सरकार की जिम्मेदारियों में से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अब इस बात पे आते हैं कि वैक्सीन के बाद संक्रमण क्यों होता है, मौत क्यों होती है। अब तक तो था कि वैक्सीन के बाद जो साइड इफेक्ट्स हुए वो क्या थे। कुछ लोग परेशान हैं कि वैक्सीन के बाद भी लोग मर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब जिनको हमने इम्यून कर दिया था वैक्सीन लगा के, उनमें कोई ब्रेक हुआ है, उनमें कोई ब्रीच हो गया है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो वैक्सीन के बाद होने वाले इन्फेक्शन का जनरल नाम चलता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। नंबर क्या है, पहले इनकी संख्या देख लेते हैं, क्योंकि इनकी संख्या हमारे पास एक डेटा है जिससे कुछ निष्कर्ष तो निकल पाएंगे। जब ये वैक्सीन लगने शुरू हुए थे उससे कुछ दिनों के बाद मेरे ख्याल से ये कुल वैक्सीन इसमें करीब 13-14 करोड़ के आसपास जब हो गए थे, उस समय का डेटा है। अब से मेरा ख्याल है कि करीब 20-25 दिन पहले का होगा। कोविशील्ड, कोवैक्सीन। कोविशील्ड उस समय तक पहली डोज लगा था 10 करोड़ व्यक्तियों को और 2 डोज लग चुका था 1.5 करोड़ को, यानी कुल 13 करोड़ इंजेक्शन लग चुके थे कोविशील्ड के। कोवैक्सीन पहली डोज लगी थी 1 करोड़ के आसपास व्यक्तियों को, दूसरी डोज 17 लाख को। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 1.25 करोड़ व्यक्तियों को लगभग 1.25 करोड़ डोजेस कोविशील्ड की भी लग चुकी थी। ठीक, इन 10 करोड़ में से 0.02% व्यक्तियों को, बल्कि उससे भी थोड़ा कम ही व्यक्तियों को कोरोना हुआ वैक्सीन लगने के बाद। और कोविशील्ड जिसने 2 डोज ली थी उनमें 0.03% को। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी एक वजह ये होगी कि सेकेंड डोज के बाद उतना टाइम हुआ नहीं होगा स्टडीज के लिए। कोवैक्सीन जिसने 1 डोज ली 0.04%, जिसने 2 डोज ली 0.04%। सरल भाषा में कहें तो जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाया 1 या 2 डोज, ऐसे 10,000 में से 4 व्यक्तियों को कोरोना हुआ, वैक्सीन के बाद हुआ, 1 डोज या 2 डोज के बाद हुआ। कोविशील्ड की बात करें तो जिन 10,000 व्यक्तियों ने लगवाया, उन 10,000 में से 2 या 3 व्यक्तियों को उसके बाद भी कोविड-19 का संक्रमण हो गया। 10,000 में 2 या 3 कोविशील्ड, 10,000 में 4 के आसपास कोवैक्सीन। इससे ये निष्कर्ष निकालना कौन सा वैक्सीन अच्छा है, वो सब बात कभी और करेंगे। अभी तो पहले हम समझते हैं असली बात। अब इन इन्फेक्शन में से बहुत सारे इन्फेक्शन तो ठीक हो जाते हैं कि इन्फेक्शन हुआ। आमतौर पे वैक्सीन लगने के बाद या तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं। इन्फेक्शन नहीं होने का मतलब है कि वायरस आएगा। वायरस तो इतना फैला हुआ है कि आना ही आना है। आप केवल टाल सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं कि वायरस ने मुझे अभी नहीं हमला किया, 2 महीने बाद कर लेगा, 1 महीने बाद कर लेगा। लगभग सबको वायरस कभी ना कभी टच तो करेगा ही करेगा। हाँ, हर्ड इम्यूनिटी आने के बाद कुछ लोग बच जाएंगे, बाई चांस बच जाएंगे, उतना ही मामला है। तो वायरस तो आएगा आपके पास, पहुंचेगा भी अंदर। अगर पहले से एंटीबॉडीज बनी हैं
और एंटीबॉडीज इतनी हैं, पर्याप्त हैं, त्वरित है आपका सिस्टम कि उसको देखते ही ऐसा हमला किया, तुरंत उसको मार के खत्म कर दिया, तो वो रिप्लिकेट नहीं हो पाएगा। रिप्लिकेट नहीं हो पाएगा, अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा पाएगा, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन नहीं हो पाया। कि वो अपनी जनसंख्या बढ़ाना शुरू करता उससे पहले वो खत्म हो गया, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन से पहले ही वैक्सीन ने काम कर दिया। और वैक्सीन इस हिसाब से देखें तो लगभग 99.98 या 96% मामलों में इन्फेक्शन से पहले ही वायरस को खत्म कर देती है। बाकी मामलों में इन्फेक्शन होता है, लेकिन अधिकांश मामलों में माइल्ड होता है, या सिम्टम नहीं आते हैं, या मॉडरेट होकर खत्म हो जाता है, बहुत सीवियर नहीं होता है। डेथ कितने मामले में होती है उसके लिए अलग से कोई डेटा तो है नहीं, तो हम AEFI में जो हमने डेटा दिया था 180 6 करोड़ में से फिलहाल उसी को मान लेते हैं। होगा तो इसमें थोड़ी संख्या और मान लीजिए, 200 मान लीजिए, 250 मान लीजिए, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट डेटा हमारे पास अभी है नहीं। अगर मान लें कि 6 करोड़ व्यक्तियों में से 180 की मृत्यु हुई वैक्सीन लेने के 28 दिन के अंदर, 28 दिन के बाद तो फिर हम वैसे भी ये मान सकते कोई अन्य कारण ही रहा होगा, 28 दिन मान लेते हैं। और ये भी तो नहीं पता है कि बाकी ऐसे कितने व्यक्ति कि जिनको कोरोना से दिक्कत हुई। वैक्सीन से मरने का मतलब तो ये हुआ कि वैक्सीन में एंटीजन था, उस एंटीजन को वो झेल नहीं पाए और मर गए, ये व्याख्या मान सकते हैं। बाद में जितनों को कोरोना हुआ उनमें से कितने मरे ऐसा डेटा हमारे पास नहीं है, वो 0 के आसपास डेटा है। लेकिन हाँ, इक्का दुक्का ऐसे केसेस मैंने सुने हैं। जैसे दिल्ली में 3 दिन पहले सरोज हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के बारे में सुना कि उनकी मृत्यु हुई और वो दोनों वैक्सीन ले चुके थे और समय भी हो चुका था। ऐसे लोगों की संख्या अगर मैं मैक्सिमम भी मान लूँ तो 6 करोड़ में 180 के आसपास मान लेते हैं, वही वाली। और ये संख्या 0.0003% है, यानी कि 10 लाख में 3 की संख्या है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा हमारे पास है, जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों में 10,000 में से 3, 2 या 4 को कोरोना का इन्फेक्शन होता है, और वैक्सीन लेने वालों में से 10 लाख में से 3 व्यक्तियों की मृत्यु होती है, या तो वैक्सीन से या कोरोना से, ऐसा कुछ भी मान के हम काम चला सकते हैं। क्यों होता है ऐसा? वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन क्यों होता है किसी व्यक्ति को? 3-4 वजह है। जब आप वैक्सीन लें तो इन वजहों को पहले से ही चेक कर लीजिएगा कि आपके साथ लागू ना हो। एक वजह हो सकती है कि पहले से इन्फेक्शन था उस व्यक्ति को, पर उसे पता ही नहीं था और वैक्सीन लेने चला गया। तो क्या होगा कि पहले से इन्फेक्शन हो चुका था। मान लीजिए इन्फेक्शन 4 तारीख को हुआ, पता चला नहीं, 5 को वैक्सीन ली। इन्फेक्शन आमतौर पर दिखने में 5-6 दिन लगते हैं, किसी के 7-8 दिन भी लग जाते हैं। तो वैक्सीन के 6-7 दिन के बाद उसको दिखा और उसने ये मान लिया कि वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन हुआ। दूसरी संभावना क्या होती है कि 14 दिन अभी वैक्सीन लगे नहीं हुए थे, क्योंकि जो वैक्सीन के बाद हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको बोलते हैं, IG लिखते हैं जिसको, उसको ठीक से डेवलप होने में 14 दिन लगते हैं। 14 दिनों तक वो प्रोसेस बनने का चलता है, फिर कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं या कमजोर होने लगती हैं। वैक्सीन लगने के 14 दिनों के अंदर यदि वायरस अटैक करेगा तो पूरी संभावना है कि एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाई होंगी और वैक्सीन का असर नहीं होगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। ये संभावना हो सकती है। तीसरा हो सकता है कि इम्यूनिटी वीक है, इसलिए वैक्सीन उतना असर कर ही नहीं पाया, या तो इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन की वजह से, या इम्यूनो डेफिशिएंसी है, या कोमोर्बिडिटीज की वजह से हो सकता है कि इम्यूनिटी हमारा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही जितना सामान्य व्यक्ति में करती है। एक ये संभावना हो सकती है। सबसे खतरनाक संभावना ये है कि एक ऐसा नया वेरिएंट या स्ट्रेन आ गया जिस वेरिएंट ने उस वैक्सीन की सुरक्षा को तोड़ दिया और अंदर घुस गया। ये संभावना जैसे ब्राजील में बहुत मात्रा में देखी गई है, ऐसा हो सकता है। भारत में अभी तक तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, कोई खास ऐसा रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन एक खतरा ही होता है। और एक डॉक्टर्स के मामले में विशेष बात ये होती है कि उनका रेगुलर एक्सपोजर रहता है, वो लगातार कोविड पेशेंट्स के बीच में रहते हैं। इस वजह से कई बार उनकी एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा भी हो जाती हैं, बार बार इन्फेक्शन हुआ, एंटीबॉडीज बनती जा रही हैं, फिर वायरस आया, फिर हमला हुआ, एंटीबॉडीज बनती जा रही हैं। इससे कुछ डॉक्टर्स में एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं तो उनकी एंटीबॉडीज का लेवल बाकी लोगों से कई गुना ज़्यादा होता है। लेकिन उस रेगुलर एक्सपोजर में कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेन चेंज होने से या अचानक ऐसी स्थितियाँ हुई, उस व्यक्ति की, उस डॉक्टर की उस दिन एंटीबॉडीज या इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक था, किसी और फीवर की वजह से वीक था,
इस वजह से इन्फेक्शन हो जाए। आमतौर पर किसी वैक्सीनेटेड व्यक्ति को अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो इनमें से कोई ना कोई कारण होता है, इसके अलावा कारण नहीं होता है। और अब हमें इस बारे में समझना चाहिए कि क्या वैक्सीन लेना सुरक्षित है। आपको जो मूल बात समझनी थी कि वैक्सीन लें या छोड़ दें, इसका उत्तर यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। मैंने शुरू में ही आपसे कहा हेलमेट और सीट बेल्ट को ध्यान रखिए। हेलमेट पहन के निकलेंगे बाइक पे, भगवान करे एक्सीडेंट ना हो, भगवान करे वायरस ना मारे, पर हेलमेट पहन के निकलना चाहिए। अगर एक्सीडेंट हुआ और हेलमेट नहीं है तो मरने का चांस 50% है। अगर हेलमेट पहना है और एक्सीडेंट हुआ तो मरने का चांस शायद 1% से भी कम है, क्योंकि हेलमेट टूट भी जाएगा तो भी आपको बचा ही लेगा। ठीक वैसे देखिए, वैक्सीन लेने और न लेने का अंतर एक तो देखेंगे इन्फेक्शन की संभावना में और एक देखेंगे डेथ की संभावना में। हमें अंतिम भय तो इसी बात का है ना कि मर ना जाए। भाई किसी बड़ी चीज के लिए मरे अच्छा लगता है, अब मर गए कोरोना से, ये कोई अच्छी बात थोड़ा है। अगर जीवन बच सकता तो बचाना ही चाहिए हमें। इन्फेक्शन के मामले में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया उनको इन्फेक्शन की कितनी संभावना है और वैक्सीन लगवा लिया उनको कितनी संभावना है, यही अंतर देखना ना। हेलमेट नहीं पहना तो कितनी संभावना है, हेलमेट पहन लिया तो कितनी संभावना है, यही तो समझना है। बिना वैक्सीन के कितनी संभावना है उसको देखने के लिए किसी भी शहर या राज्य की पॉजिटिविटी रेट को देखिए। पॉजिटिविटी रेट का मतलब है जितने लोगों ने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया। ये आरटीपीसीआर वगैरह क्या होता है मैं एक वीडियो में समझाऊंगा पूरा कंसेप्ट कि ये क्या टेस्ट है, क्या पता लगता है इससे। जिन्होंने आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट करवाया, और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में मैंने देखा कि 36% के आसपास पॉजिटिविटी थी। इसका मतलब अगर 100 लोगों ने टेस्ट करवाया तो 36 लोग पॉजिटिव आए, 36% लोग पॉजिटिव हैं। और वो उस दिन है, ये कई दिन चलता रहता है। और ऐसा मान के चलिए कि ऐसी पैंडेमिक, क्योंकि ध्यान रखना कोरोना वायरस पहले भी आया है, सार्स आया है, मर्स आया है, वो वायरस फैलते बहुत ज्यादा नहीं थे, मारक ज्यादा थे। मर्स जो वायरस था जो मिडल ईस्ट में यूएई के आसपास एक्टिव रहा, कहते हैं कि ऊंट से उसका संक्रमण मनुष्य को होता था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मर्स जितने व्यक्तियों को हुआ उनमें से लगभग 40% के आसपास की मौत हो जाती थी। और सार्स जितने लोगों को होता था उनमें से मेरे ख्याल से 9.6% के आसपास लोग मरते थे। ये तो कोरोना वायरस की फैमिली का सबसे कमजोर वायरस है। इससे मरने वालों की संख्या मुश्किल से 1-1.5% के आसपास है। हाँ, फैलता बहुत तेज है, इसलिए महामारी बन गया। वो दोनों महामारी नहीं बन पाए उस तरह से। हालांकि सार्स में 2009 में महामारी उसको कहा गया था कि बन रहा है, लेकिन फिर वो कंट्रोल हो गया। ये कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि फैलता बहुत तेज है, हालांकि मारक उतना नहीं है। ये मान के चलिए कि कुमुलेटिव लेवल पे सम्मिलित रूप से ये रेट 70-80% से कम नहीं रहेगी अंत में। आज से 1 साल बाद जब पूछेंगे कि भारत के कितने लोगों को कोरोना हुआ, वैक्सीन नहीं लगवाया जिन लोगों ने, ये संख्या 80%, 70% से कम नहीं आएगी। और 80 के बाद हर्ड इम्यूनिटी से चांसेस हैं कि बाकी लोग बच जाएं, लेकिन वो भी कब तक बचेंगे कहना मुश्किल है। कभी ना कभी खतरा तो रहेगा। 70-80% संभावना हमें है कि यदि वैक्सीन नहीं लगवाया है तो कोविड हो ही जाएगा कभी ना कभी, अभी या कभी ना कभी। और वैक्सीन लगवा लिया तो हम कोविशील्ड कोवैक्सीन की जो रिपोर्ट्स हैं वो देखेंगे कि 10,000 में से 2 से 10,000 में से 4 व्यक्तियों को कोरोना हो सकता है। और यहां देखें तो 10,000 में से 7-8 हजार व्यक्तियों को कोरोना हो जाएगा। तो बिना वैक्सीन की संभावना कितनी? 10,000 में से 7,000, 8,000। और वैक्सीन के बाद 10,000 में से 2, 3 या 4, इतनी संभावना का अंतर है। समझदार को इशारा काफी। डेथ, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया उनकी डेथ कैसे होगी, कैसे काउंट होगी? एक CFR होता है, केस फैटेलिटी रेट। इसका मतलब क्या है? केस का मतलब जितने लोग RT-PCR या एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए थे वो केस हैं, उनमें से कितने लोग मर गए। तो मृत व्यक्ति बटा केसेस की संख्या गुणा 100, इसको बोलते हैं केस फैटेलिटी रेट। मैंने कल की रेट देखें, दिल्ली में 1.7% है,
देश में सबसे ज़्यादा इस समय झारखंड में 2.2% है, केरल में सबसे कम है 0.11 है या 14% है, पूरे देश का मिला लें तो 1.3% है। यानी जितने लोगों को कोरोना हुआ, टेस्ट जिन्होंने करवाया, जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया उनका तो हमारे पास डेटा ही नहीं है, पता भी नहीं चलेगा, बचे नहीं बचे हमें नहीं पता, वो मरेंगे तो भी किसी और चीज से मरे हुए माने जाएंगे। जिसने कोविड टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया, अगर उसकी मौत हुई अगले 10-15 दिनों के अंदर तो माना जाता है कोविड से मौत हुई है उसकी, उससे रेशो निकलता है। देश का रेशो 1.3% है, हर 100 में 1.3, और यदि मैं 10,000 या 10 लाख में ले आऊं तो 10 लाख में 13,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोविड से मरेंगे भारत में। जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया, ये आमतौर पे वो सब है जिनका वैक्सीन नहीं लगा हुआ है। जिन्होंने वैक्सीन लगवाया तो मेरे पास वही तरीका है कि मैं AEFI की जो डेथ हैं 186 करोड़ में से उसी डेटा को लेके चलूं, और वो डेटा क्या है 0.0003%, यानी कि 10 लाख में 3। अब अंतर देख लीजिए, अगर वैक्सीन लगवाया है तो 10 लाख में से 3 मरेंगे वैक्सीन लगवाने के बाद, और वैक्सीन नहीं लगवाया है तो 10 लाख में से 13,000 मरेंगे। हाँ, 9,87,000 बच जाएंगे उसके बाद भी, पर वैक्सीन लगवाने के बाद 9,99,997 बचेंगे। अंतर इतना ही है। अब किस किस के नसीब में लिखा है कि वो इन 3 में नहीं आए पर इन 13,000 में आ गए, ये संयोग की बात है, कोमोर्बिडिटीज की बात है, केयरलेसनेस की बात है, कुछ संयोग की बात है, चांस की बात है। वैक्सीन इसलिए लगवाना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद मेरे मरने का चांस कोविड से, वैसे तो मरना ही है सबको, कोविड से मरने का चांस 10 लाख में 3 व्यक्तियों का हो जाएगा, वरना 10 लाख में 13,000 का है। वैक्सीन इसलिए लगवाना है कि लगवाने के बाद मुझे कोविड होने की संभावना जो वैसे होती 10,000 में 7-8 हज़ार, वो 10,000 में से रह जाएगी 3 के आसपास, इसलिए लगवाना है। अगली बात यह है कि अन्य रोग हों तो वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, इसका बड़ा सिंपल, भारत सरकार ने खुद इसका डेटा जारी किया हुआ है, डॉक्यूमेंट जारी किए हुए हैं, और भारत सरकार कहती है कि धूमधाम से लगवाइए, डरने की जरूरत नहीं है। दिल की बीमारी अगर है, या दिल से मतलब वो वाला नहीं जो आपकी उम्र में ज़्यादा हो जाती है, प्रेम रोग की बात नहीं हो रही है, हार्ट पेशेंट्स की बात हो रही है, कार्डियक प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो लगवाइए। मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर है, ट्यूमर है, तो वैक्सीन लगवाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफस्टाइल वाली दिक्कतें हैं जो मेटाबॉलिज्म से जुड़ती हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, लगवाइए वैक्सीन। कोविड वैक्सीन का इन सब से कोई लिंक नहीं है। न्यूरो प्रॉब्लम है, यानी कि स्पाइन की प्रॉब्लम है या ब्रेन की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी जैसे हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भारत में तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जिनको बाहर है उनके लिए, अल्जाइमर किसी को है, इन सब से भी कोई लिंक कोविड वैक्सीन का नहीं है। इम्यूनोडेफिशिएंट हैं, HIV एड्स जैसी दिक्कत है तो भी कोई समस्या नहीं है। रीनल किडनी की समस्या है, क्रोनिक किडनी डिसीज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पल्मोनरी दिक्कत है, फेफड़ों की दिक्कत है, स्मोकिंग ज़्यादा करने से फेफड़े भर गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डिसेबिलिटी है, दिखता नहीं है, सुनने में दिक्कत है, या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, हड्डियों की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने ये मानते हुए कि इन लोगों को खतरा ज़्यादा है, वैक्सीन से नहीं, वैक्सीन नहीं होने से खतरा ज़्यादा है, कोविड इन्फेक्शन हुआ तो इनके बचने की संभावना बाकी व्यक्तियों से कम है। और इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, डॉक्टर्स को और जो फ्रंट लेवल पे काम कर रहे हैं उन सबको वैक्सीन लगवा दिया। उसके बाद 60 साल से ऊपर का हर व्यक्ति और 45 से 60 की उम्र के वो व्यक्ति जिनको इनमें से कोई दिक्कत है उनको वैक्सीन लगवाए। तो डायबिटिक हूँ तो वैक्सीन लगवाऊं या नहीं, इसका उत्तर है कि सबसे पहले लगवाओ, भाग के जाओ लगवाने के लिए, क्योंकि आपको खतरा ज़्यादा है अगर वैक्सीन नहीं है तो अगर आप इनमें से किसी भी कोमॉर्बिड सिचुएशन में हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। हाँ, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, ज़रा भी ऐसा लगता है कि 2-3 चीज़ें एक साथ हैं, तो जिस डॉक्टर से बात करते हैं एक बार उससे फ़ोन करके पूछ भी लीजिए, आमतौर पर वो आपको सही एडवाइस देंगे। लेकिन भारत सरकार की जो रिकमेंडेशन अब तक हैं वो ये कहती हैं कि वैक्सीन इन सबको लगवाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी खास कंडीशन में एक बार डॉक्टर से बात करके फिर वैक्सीन लगवाइएगा, लेकिन भारत सरकार की ओर से ये
सिफारिश है। किन्हें वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए या अभी अवॉइड करना चाहिए? पहली बात, जो 18 साल के नहीं हुए उनको तो मिल ही नहीं रहा। 18 के बाद वालों को ही नहीं मिल रहा, तो इनको तो कैसे मिलेगा अभी? इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई दिक्कत है। सबसे पहले अल्जीरिया ने 12 साल से ऊपर के बच्चों को परमिट कर दिया, फिर कनाडा नंबर 2 पे है, उसने परमिट कर दिया। अमेरिका ने भी 1-2 दिन पहले ऐसे संकेत दे दिए हैं कि बच्चे लगवा सकते हैं। 15 से 18 तो कनाडा में पहले भी लगवा रहे थे, अब 12 साल के बच्चे भी लगवा सकते हैं। और मजे की बात है कि 12 से 18 की उम्र के लिए वैक्सीन वही है, कोई चेंज नहीं है। ना डोज चेंज हुई है, ना वैक्सीन चेंज हुआ है, वही वैक्सीन वही डोज देनी है। क्योंकि पहले उन पर टेस्ट नहीं हुआ था। कोई भी दवाई या वैक्सीन बनता है, पहले टेस्ट एडल्ट्स पे होता है, चाहे बच्चों का ही क्यों ना हो। बाद में बच्चों पे टेस्ट शुरू होता है, और बच्चों के टेस्ट में फाइजर मॉडर्ना के वैक्सीन ठीक पाए गए हैं। मॉडर्ना अभी शायद 17+ में चल रहा है, लेकिन फाइजर का 12+ में अप्रूव हो चुका है, तो वो लग रहा है अच्छे तरीके से। भारत में अभी सरकार ने ऐसी रिकमेंडेशंस नहीं की हैं। एक वजह ये भी है कि वैक्सीन है ही नहीं, तो रिकमेंडेशन कहाँ से करेंगे? तो वैक्सीन होगा तो रिकमेंडेशन होगी। 6 महीने होते क्योंकि फाइजर ने अप्लाई कर रखा है, ट्रायल्स चल रहे हैं फाइजर की ओर से, और मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 महीने में फाइजर को ये परमिशन मिल जाएगी कि उसका वैक्सीन बच्चे भी लगवा सके 12+ के। और मॉडर्ना का जो रिसर्च चल रहा है, उस रिसर्च में तो ये मान के चलिए कि इस साल के अंत तक, 2021 के अंत तक, वो इसी वैक्सीन की कम डोज लेके आने वाले हैं जो 6 महीने से लेकर 12 साल तक के बच्चे लगवा सकते हैं। ये 2021 के अंत में या 22 की शुरुआत में हो जाएगा। ये भी प्रयोग चल रहे हैं अमेरिका में इस समय। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग विमेन, जो गर्भवती महिलाएं हैं या महिलाएं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, जो उनको दूध पिला रही हैं, उनको भी नहीं लगवाना है। लेकिन इसके लिए भी कोई कारण नहीं है। इसका कारण सिर्फ ये है कि सेकेंड फेज के ट्रायल्स में इन महिलाओं पे प्रयोग किया नहीं गया था, इसलिए हमारे पास ऐसा डेटा है नहीं कि सेफ है या नहीं। लेकिन जो रिसेंट कुछ स्टडीज आ रही हैं अमेरिका वगैरह से, वो ये हैं कि गर्भवती महिलाओं को टेस्ट में शामिल तो नहीं किया था, पर कुछ ऐसी महिलाएं ट्रायल्स में शामिल थीं जिनको उस समय ये पता नहीं था कि वो गर्भवती हैं, और बाद में पता लगा गर्भवती हैं। उनके जो रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स भी उतनी ही नॉर्मल हैं जितनी रिपोर्ट्स बाकियों की हैं। इसलिए अभी हाल ही में यूरोप अमेरिका में ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि अब गर्भवती महिलाओं को भी ये वैक्सीन देने की शुरुआत हो रही है। भारत में फिलहाल भारत सरकार ने अब तक परमिशन नहीं दी है, तो गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग विमेन अभी बचें। हिस्ट्री ऑफ सीवियर एलर्जी, अगर किसी व्यक्ति को बहुत एलर्जिक रिएक्शंस होने की हिस्ट्री है, वो बचे, डॉक्टर से बात करें पहले। और अगर पहला डोज लगवाया और बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हुए, तो बेहतर है कि सेकंड डोज ना लगवाएं। ये भारत सरकार ने भी कहा हुआ है। अगर आपको कोविड-19 है इस समय, या उसके सिम्टम्स हैं, या रिपोर्ट में पॉजिटिव हैं, तो नहीं लगवाना है जब तक उसके सिम्टम्स खत्म ना हो। सामान्य तरीका ये है कि अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो 14 दिन कम से कम वेट कीजिए, सिम्टम्स खत्म होने का वेट कीजिए, उसके बाद ही वैक्सीन लगवाना, उसके पहले नहीं लगवाना है। अगर कोविड हुआ था और आपने प्लाज्मा थेरेपी ली थी, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, इसको हम एक आध वीडियो में समझेंगे अच्छे तरीके से। बहुत इसका आजकल नाम है, हालांकि इतना अच्छा रिजल्ट उसका नहीं है, लेकिन इसको लेके क्रेज थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा समझेंगे कि ये क्या होती है। एक अभी आपने सुना होगा एंटीबॉडी कॉकटेल नाम की चीज़ आई है, वो भी समझेंगे, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि बचाया गया था। वो एंटीबॉडी कॉकटेल एक चीज़ होती है। तो प्लाज्मा थेरेपी ली है या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट लिया है, जिसको हम कह रहे हैं एंटीबॉडी ट्रीटमेंट, वही होता है वो भी। तो इनमें से कुछ भी लिया है अगर कोरोना से बचने के लिए, कोरोना हुआ था, ये प्रिवेंटिव नहीं होते, थेरेप्यूटिक होते हैं, यानी कोरोना हुआ उसके बाद लेने वाली चीज़ें हैं, इलाज में लेते हैं। वैक्सीन इसलिए लेते हैं कि कोरोना ना हो, ये इसलिए लेते हैं कि कोरोना हो गया है और उससे ठीक होना है। तो यदि किसी को कोविड हुआ और उसने ठीक होने के प्रोसेस में प्लाज्मा थेरेपी ली या एंटीबॉडी ट्रीटमेंट लिया, तो ऐसे लोगों के लिए सलाह ये होती है कि 90 दिनों तक कोविड ठीक होने के बाद वैक्सीन ना लें। 90 दिन के बाद लें वैक्सीन। अमेरिका में एक संस्था है CDC, ये उसकी तरफ से रिकमेंडेशन है, जो बहुत ही प्रामाणिक रिकमेंडेशन होती है। एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर आपकी प्लेटलेट्स बहुत कम हैं, इसको अगर आपकी ऐसी हिस्ट्री है कि प्लेटलेट्स बहुत कम हैं, तो
ऐसा तो नहीं है कि ना लें, लेकिन अपने डॉक्टर से एक बार बात करके सलाह करने के बाद वैक्सीन लें, उससे पहले वैक्सीन लेने से बचें। ये कुछ लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, बाकी सब व्यक्तियों को वैक्सीन लेने के लिए भारत सरकार की ओर से रिकमेंडेशंस हैं। अब जो प्रश्न हमारे सामने है वो है कि कोरोना होने के बाद वैक्सीन लें या ना लें। इसका उत्तर पहले आ चुका है। पहली बात, कोरोना होने के बाद भी वैक्सीन लेनी है। क्या ध्यान रखना है? केवल ये ध्यान रखना है कि रिकवरी के बाद लेनी है। जब तक रिकवरी ना हो जाए, जब तक आप कोरोना नेगेटिव ना हो जाए, तब तक नहीं लेनी है। टेक्निकली इतना ही कहते हैं कि नेगेटिव होने के बाद ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं आजकल कि क्योंकि अगर कोविड हुआ है तो नेचुरल एंटीबॉडीज बनी गई हैं। नेचुरल एंटीबॉडीज की उम्र आमतौर पर 6 से 8 महीने की है और वैक्सीन से मिलने वाली एंटीबॉडीज की उम्र माना जा रहा है कि वो 4, 5, 6 महीने के आसपास होगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आपको कोरोना हुआ है तो बेहतर है कि 1-2 महीने के बाद वैक्सीन लें। उसका फायदा ये है कि 1-2 महीने उन एंटीबॉडीज से निकाल दीजिए जो पहले से आपके अंदर हैं, और फिर वैक्सीन की एंटीबॉडीज और बढ़ा लीजिए। लेकिन वैसे अगर कोरोना हुआ है और अब रिकवर हो चुके हैं, नेगेटिव आ गए हैं, तो वैक्सीन लेने में तकनीकी रूप में कोई समस्या नहीं, आप ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लेने के बाद कोई कोरोना फैला सकता है? ये प्रश्न कई लोगों ने पूछा कि मैंने वैक्सीन ली और उसी से मैंने कोरोना फैला दिया तो क्या होगा? ध्यान रखना है, 2 संभावनाएं हैं। एक तो वैक्सीन ली तो क्या वैक्सीन की वजह से जो एंटीजन आया, क्या उससे आप कोरोना फैला सकते हैं? दूसरा, वैक्सीन ली थी उसके बाद अब कोरोना हो गया संयोग से, उसके बाद फैला सकते हैं या नहीं? पहले का उत्तर है नहीं। वैक्सीन की वजह से आप कोरोना किसी को नहीं फैला सकते। क्यों? मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा कि सारी वैक्सीन किस तकनीक से बनी है। कोरोना की जितनी वैक्सीन है, फाइजर है, मॉडर्ना है, स्पुतनिक है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, या जो नेजल वैक्सीन की बात चल रही है आजकल, जो भारत बायोटेक ने अभी कोशिश की है और एक कैनेडियन कंपनी ने कोशिश की है, इन सब की तकनीकें अलग अलग हैं। वो तकनीकें सारी आपको समझाऊंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि कोरोना की जितनी वैक्सीन है उनमें से एक भी वैक्सीन में जिंदा वायरस नहीं है, लाइव वायरस नहीं है। अब जिंदा वायरस अगर है ही नहीं, वैक्सीन ने वायरस डाला आपके अंदर जो मुर्दा वायरस है, या उसका कोई पीस है, या उसकी कोई जेनेटिक कोडिंग है, ऐसा कुछ डाला है, उसको देखकर इम्यून सिस्टम ने भांप लिया कि दुश्मन आ गया है और दुश्मन को भांप के उसने एंटीबॉडीज बना दी। इतना ही खेल है। जबकि दुश्मन की लाश आई है, जिंदा दुश्मन नहीं है, मुर्दा दुश्मन है। जो दुश्मन मुर्दा है वो रिप्लिकेट हो ही नहीं सकता। रिप्लिकेट हो ही नहीं सकता तो इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। और जब मेरे अंदर इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, रिप्लिकेशन शुरू ही नहीं हुआ, जिंदा वायरस है ही नहीं, तो मैं छींकूंगा, खांसूंगा तो भी जिंदा वायरस कैसे भेजूंगा किसी के पास जब मेरे अंदर ही नहीं है? इसलिए वैक्सीन की वजह से कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव नहीं बना सकता है। सिंपल सी बात समझ लीजिए। हाँ, अगर वैक्सीन लिया उसके कुछ समय के बाद किसी वजह से कोविड इन्फेक्शन हो ही गया, वो उन्हीं 10,000 में 3-4 लोगों में आता है, हो गया, तो यदि मुझे कोविड इन्फेक्शन हो गया, इससे मतलब कोरोना वायरस मेरे अंदर है, रिप्लिकेट हो रहा है, बढ़ रहा है, और मैं पॉजिटिव हूँ, इस समय कोरोना पॉजिटिव हूँ, और इस समय यदि मैं छींकता हूँ या खांसता हूँ तो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से कोरोना वायरस जाएगा। और इसका उत्तर है हाँ। यदि वैक्सीन लेने के बाद तुरंत आप सोचते हैं कि वैक्सीन की वजह से आप फैला देंगे, तो नहीं। यदि वैक्सीन के बाद दुर्भाग्य से आपको कोविड हो ही गया, उस समय आप कोरोना फैला सकते हैं, करियर हो सकते हैं। ये बात एकदम ठीक है, इसकी संभावना बनती है, इसलिए मास्क लगाना है उसके बाद भी। कुछ अन्य गलतफहमी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनफर्टिलिटी हो जाती है, कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे उसके बाद हम माता पिता नहीं बन पाएंगे। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो खराब हो जाता है। कुछ पुरुषों के बारे में कह रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण का उपाय बता रहे हैं। ऐसी अफवाहें हर युग में उड़ती रही हैं, हर युग में। और ये अफवाहों का एक अपना मैकेनिज्म है, एक मॉब साइकोलॉजी होती है, एक फियर साइकोसिस होता है समाज में, जो ऐसी अफवाहें फैलती हैं। एक वाक्य में कहूँगा, ये शुद्ध बकवास है, ऐसी बातों के चक्कर में ना पड़ें। और भारत के लोग आबादी बढ़ाने में हमेशा से बहुत सफल रहे हैं, दुनिया भर का लोहा मानते हैं भारत के लोगों का। चीन भी फाइनली हार रहा है हमसे, इस बार लगता है कि हार ही जाएगा। और अब कोरोना होना शुरू हुआ, वैक्सीन लग रहे हैं, उसके 1-8 साल के बाद देखिएगा आबादी की रफ्तार में कोई कमी नहीं आने वाली है, और इसका मतलब है कि फर्टिलिटी की दिक्कत नहीं है। एक अफवाह बीच में ये उड़ी कि इसमें पिग
का जिलेटिन यूज हो रहा है, तो मुस्लिम आबादी को इससे बहुत तनाव होने लगा कई देशों में। और क्योंकि सूअर को किसी भी रूप में अपने शरीर के अंदर लेना इस्लाम में और यहूदी धर्म में बुरा माना गया है, अपराध माना गया है, हराम माना गया है, तो एक डिबेट छिड़ गई कि हम ऐसा वैक्सीन लें या ना लें। और ये बात सच है कि आमतौर पर वैक्सीन्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, समय बढ़ाने के लिए, जल्दी खराब ना हो वो बढ़ाने के लिए जिलेटिन यूज करते हैं, और जिलेटिन आमतौर पर सूअर का यूज किया जाता है। तो भारत में रजा एकेडमी एक मुंबई में है, उसने ये मुहिम छेड़ दी कि भाई हम तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये तो इस्लाम के खिलाफ है। कुछ यहूदियों की तरफ से भी ऐसी बातें आई, भारत में नहीं लेकिन इजराइल वगैरह में। तो उसके बाद इन कंपनियों ने, फाइजर ने, मॉडर्ना ने, ऑक्सफोर्ड ने बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया कि कोविड की हमारी वैक्सीन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें पिग के किसी भी जिलेटिन एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया, इसलिए आप इससे निश्चिंत रह सकते हैं। यूएई तो मुस्लिम देश है, उसने खुल के कह दिया कि हम वैक्सीन लगवाएंगे और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। एक व्याख्या ये भी है कि अपनी होशो हवास में मोह के माध्यम से उसका भोजन करना इस्लाम में पाप है, लेकिन वैक्सीन के रूप में हो तो ये पाप नहीं है। तो ये व्याख्याएं अलग अलग लोग अलग तरीके से करते हैं, मुझे नहीं पता, पर यूएई ने इस बात को खुल के कहा कि हम तो वैक्सीन लगवाएंगे, और बहुत सारे देशों ने इस चीज़ को मान लिया है। इसराइल में भी यहूदी लोग रहते हैं, पर इसराइल तो आपको पता ही है कि लगभग बच्चों को छोड़ के 100% वैक्सीनेशन वाला देश हो ही गया है। तो अब क्योंकि इन कंपनियों ने स्पष्ट कर ही दिया है, तो मेरे ख्याल से ये डिबेट नहीं होनी चाहिए। और यदि आपके आसपास कुछ लोग इस भय से ग्रस्त हों तो मेरे ख्याल से आपको उनकी मदद करनी चाहिए, समझाना चाहिए। और जब रजा एकेडमी ने पत्र लिखा भारत सरकार को, तो उसमें उसने काऊ का जिक्र भी कर दिया कि हमें ऐसा पता चला है कि इसमें गाय का जिलेटिन भी हो सकता है, तो आप इसे जांच करवाएं। जबकि गाय की जिलेटिन वाली बात आमतौर पर कहीं डिबेट्स में थी नहीं, मैंने कहीं और सुनी नहीं है ये बात अब तक। तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ऐसी अफवाहें अगर कोई फैलाए तो उससे बचिए। पूरे समाज को बचाने का समय है, अफवाहों से बचना है, इन्फोडेमिक से बचना है, अपनी जान बचानी है, परिवार की जान बचानी है। अभी प्राथमिकता ये होनी चाहिए, बाकी प्राथमिकताएं नहीं होनी चाहिए। अंतिम बात है, पूरी चर्चा का सार क्या है? चर्चा का सार वही है, वैक्सीन जो है वो हेलमेट या सीट बेल्ट की तरह है। जैसे आप हेलमेट पहनने से पहले हेलमेट बनाने वाले से गारंटी नहीं मांगते कि भाई हेलमेट पहले गारंटी दे कि 100% बचा ही लेगा तो मैं तुझे पहनूंगा। आप हेलमेट पहनते हैं कि हाँ, बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीट बेल्ट इसलिए नहीं लगाते कि सीट बेल्ट से गारंटी मिली है कि बचा ही लेगी आपको। ऐसे एक्सीडेंट होते ही हैं, हर साल एकाध एक्सीडेंट ऐसा होता है कि डेथ हो जाती है। क्या कर सकते हैं? तो खतरा तो होता ही है ना। लेकिन सीट बेल्ट लगाने के बाद मरने की संभावना लगभग 0% हो जाती। ऐसी हेलमेट है, ऐसे ही वैक्सीन है। इन्फेक्शन और मृत्यु की संभावना को लगभग 0 करना है तो वैक्सीन लगवा लीजिए। और यदि आप वीर व्यक्ति हैं, साहसी व्यक्ति और वायरस से नहीं डरते हैं, खुले होकर खेलते हैं, अरे देख लेंगे, उस माइंडसेट के हैं तो खेलिए। लेकिन मेरी सलाह ये है कि ऐसा खतरा लेने के बजाय वैक्सीन लगवा लेना ज़्यादा बेहतर है। और अंतिम बात वही कि इन्फोडेमिक पेंडेमिक से ज़्यादा बड़ा खतरा है, उससे बचने में कुछ भूमिका मैं भी निभाऊंगा, कुछ आप भी निभाएंगे। जितना हो सके सही बातें अपने आसपास लोगों को बताइए। इस वीडियो सीरीज का एक ही उद्देश्य है कि अगर इस वीडियो सीरीज से कुछ व्यक्तियों का जीवन बच जाता है तो मैं खुद को धन्य समझूंगा, और एक नागरिक के तौर पर, न कि मैं अपने संस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर, बल्कि एक नागरिक के तौर पर एक कोशिश करना चाहता हूं कि इस पेंडेमिक और इन्फोडेमिक से बचने में थोड़ी सी भूमिका मैं भी निभा सकूं। तो आपके जो जो कमेंट्स हों, जो प्रश्न और आपके मन में हो, उनको कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसका जिक्र करूंगा। शायद वैक्सीन पे एक होगा, एक प्लाज्मा, और इन सब चीज़ों पे कर लेंगे। तो 2-3 वीडियो जो भी ज़रूरी हैं इसके बारे में, कोरोना के बारे में, उस पर हम बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने सोचा था कि काफ़ी छोटा वीडियो बनाऊं, पर मैं कितना भी छोटा कर लूं मेरा वीडियो इतना तो हो ही जाता है। तो इसके लिए माफ़ कर दीजिए, और इन्फोडेमिक से बचाइए देश को, खुद भी बचिए। धन्यवाद, नमस्कार।